कहानी की शुरुआत में हमें एक केयरलेस लड़की दिखाई जाती है जो निकली तो स्कूल के लिए थी, पर एक बिल्ली का पीछा करने लग जाती है। मानो उसे अपने आसपास की दुनिया की परवाह ही नहीं है, वो बस वही करना चाहती है जिसमें उसे मजा आता हो। और फिर उसी के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडिटोरियम में एक बच्चा पियानो बजा रहा था। ये है अरीमा कोसे। वो पियानो इस तरह बजा रहा था मानो उसके अंदर बेथोवन की आत्मा आ गई हो, और आसपास के लोग बस हैरान थे कि आखिर एक बच्चा इतना अच्छा पियानो कैसे बजा सकता है। और फिर से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पे, जहाँ पर म्यूजिक रूम में बैठकर कोसे कुछ म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था। और फिर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, सुबा की, जो कि होम रन मार के म्यूजिकल रूम का शीशा तोड़ देती है। अब तो उसके लेने के देने पड़ने वाले थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा जब इसने स्कूल का शीशा तोड़ा। हालांकि वो डरी हुई थी तभी वो म्यूजिकल रूम जाती है, क्योंकि उसे अपनी बॉल भी जो वापस लेनी थी। पर उधर जाके उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ले ली। तब वो आराम से अपनी बॉल उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो उठता है सुबह की रिलैक्स हो जाती है और वो बोलती है, अच्छा ये तुम हो। तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हें लग भी गई तो क्या ही हो गया। हालांकि कोसे का सर फूट चुका था, पर उसे परवाह इस बात की होती है कि खिड़की टूट गई। वो उस पे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम आराम से खेला करो। अब मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ कि तुम ये कितनी बार कर चुकी हो। क्या तुम आराम से नहीं खेल सकती? पर माफी मांगने के बदले सुबुकी इस पे चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं फ्यूचर बेसबॉल प्लेयर हूँ, अगर मैं आज कांच तोड़ूंगी तभी तो मैं कल को होम रन मार पाऊंगी। और वैसे भी ये हमारे स्कूल का आखिरी साल है, तो मुझे किसी भी कीमत पे ट्रिपल ग्राउंड जीतना है। तो दोबारा मुझसे आराम से खेलने के लिए बिल्कुल मत बोलना। अब कोसे बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अब पहले से साफ कराने में मेरी मदद करवाओ। और सुबह की वैसा ही करती है। वो डस्टबिन और झाड़ू ढूंढने जाती ही है, पर वो तभी देखती है कि कोसे वो ग्लास अपने हाथ से उठा रहा था। पर सही समय पे सुबह की उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम जानते हो ना तुम्हारा हाथ कट सकता था। पर तभी वो एक उदास आवाज में बोलता है, तो क्या ही हो जाता। मानो वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। और तभी एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, वतारी, जो सुबाकी और कोसे की फोटो खींच लेता है जब उन दोनों ने हाथ पकड़ा था। और वो इन्हें टीज करता है कि देखो कि पहले तुम दोनों एक पड़ोसी बने, फिर बचपन के दोस्त, और अब तो तुम पति और पत्नी की तरह हरकतें कर रहे हो। पर वो दोनों उस पर भड़क जाते हैं कि हम पति और पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें वतारी की, तो आप इसे इस यूनिवर्स का सांजी समझ सकते हो, क्योंकि ये लड़कियों के पीछे पागल है। बस फर्क इतना है, लड़कियां भी इसके पीछे पागल हैं, क्योंकि ये पूरे स्कूल का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। अब प्रिंसिपल से पूरा 1 घंटे डांट खाने के बाद ही वापस आ जाते हैं, तो बाकी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर कोसे बोलता है कि मेरी तो गलती भी नहीं थी। तब सुबह की बोलती है कि गलती तो मेरी भी नहीं थी, वो तो स्कूल था जो मेरे होम रन के बीच में आ गया। मैं तो कहती हूँ कि इस स्कूल को ही यहाँ से हटा देना चाहिए। पर तब वतारी बोलता है कि अगर ऐसा करेंगे तो लड़कियां मेरा मैच कैसे देखेंगी? इसके दिमाग में तो 24 घंटे लड़कियों की ही बातें चलती रहती है। तब वतारी बताता है कि तुम्हें अपॉलॉजी लेटर भी लिखना है ना, और वो भी तुम्हें 2 लिखने पड़ेंगे, एक अपने लिए और एक सुबुकी के लिए। पर वो बोलता है कि वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर वतारी बोलता है कि ये तो तुम्हें हर बार मुसीबत में डाल देती है, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा है। तब वो बोलता है, मुसीबत? शायद तुम्हें पता नहीं कि जब मैं 10 साल का था तब इसने मुझे ब्रिज से धक्का दे दिया था, तो उसके आगे ये सब तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये मेरे लिए एक अनोइंग बड़ी बहन की तरह है, जिसका ना चाहते हुए भी मुझे मुसीबत में साथ देना ही पड़ेगा। पर तभी वतारी कोसे को समझाता है कि इतने भी अच्छे मत बनो, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी अच्छे लड़कों का अंत अच्छा नहीं होता। पर तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है, और ये टेक्स्ट था कीको-चान का, उसकी नई गर्लफ्रेंड। और वो तो टेक्स्ट देख के इतना खुश हो जाता है, वो उन्हें बिना बाय करे ही चली जाता है। तब सुबह की पूछती है कि आखिर इसके पास कितनी गर्लफ्रेंड है। कोसे बताता है अब इसको मिला के टोटल 3। बाकी को समझ में नहीं आता कि लड़कियों को आखिर इसमें पसंद आता क्या है। लगता है आजकल की लड़कियां अंधी हो चुकी हैं, और अब ये दोनों अकेले साथ में चलने लग जाते हैं। और सुबाकी उससे एक सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे देख के तुम्हारी पूरी दुनिया ही रुक जाती हो? फिर वो पूछता है कि दुनिया रुक जाती हो, आखिर तुम्हारे कहने के मतलब है क्या? तब वो बताती है कि मेरे दोस्त मीवा ने एक बार कहा था कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तब हमें सब कुछ कलरफुल दिखने लग जाता है, सब कुछ, मानो दुनिया में कोई बुराई हो ही ना। तब कोसे एक स्माइल के साथ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी होगा जो मुझसे प्यार करेगा। अब ये बोल के तो उसने सुबुकी का पूरा मूड ही खराब कर दिया था। वो बोलती है कि तुम बस 14 साल के हो, पर तुम्हारी आंखों में तो कुछ चमक ही नहीं है। आखिर क्या हुआ तुम्हारी जवानी को? अभी तो तुम्हारी जवानी शुरू ही हुई है, और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम 80 साल के बुढ़े हो। तो चलो अपनी आंखों में एक चमक लाओ। पर तब कोसे बोलता है कि आखिर आंखें कैसे चमकती हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब वो उस पे और चिल्लाती है कि बेवकूफ, मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, तुम्हें अपनी आंखें असलियत में नहीं चमकानी। तब वो सुबुकी की आंखों में खो जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक देख सकता हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि सुबाकी आखिर अपनी आंखों से दुनिया को कैसे देखती होगी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उसके आसपास की चीजें सब कुछ कलरफुल होंगी, ना कि मेरी तरह।
अब ये दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं। सुबुकी पूछती है कि तुम्हारे डैड अभी भी वापस नहीं आए। तब कोसे बताता है नहीं, वो किसी मीटिंग के चक्कर में 1-2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे मदद मांग लूंगा। और ये बोल के कोसे अपने घर जाता है और सुबुकी अपने। पर घर से जाने से पहले किसी का कॉल आता है और दूसरे एंड पे कोई लड़की पूछती है क्या तुमने उसे कन्फेस कर दिया। तब सुबुकी बोलती है नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर मैं वादा करती हूँ मैं कल उसे अपनी फीलिंग जरूर बता दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोसे घर में एंटर कर चुका है और उसका रूम पूरा गंदा था, जैसे महीनों से साफ न करा हो। और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं घर वापस आ गया। और हमें रिवील होता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसके डैड बाहर गए हैं, तो वो पूरे घर में अकेला ही रहता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कोसे क्लास में बैठा हुआ होता है। उसके दिमाग में सुबाकी की बातें ही चल रही थी जो कल उसने उससे कही थी कि जब एक इंसान प्यार में होता है तब उसे अपने आसपास की चीजें कलरफुल दिखने लग जाती हैं। पर फिर कोसे बोलता है पर मेरी जिंदगी में तो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा और कोई कलर है ही नहीं। और फिर हमें कोसे के पीओवी से वो दुनिया दिखाई जाती है जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक पियानो की तरह। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो पियानो बजा रहा था और पियानो बजाते समय वो रोने लग जाता है। आसपास के लोग सभी हैरान थे, सुबुकी भी। और फिर हमें रिवील होता है कि जब ये 11 साल का था इसने अपनी एबिलिटी खो दी थी पियानो बजाने की। फिर क्लास खत्म होने के बाद ये अभी भी म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था, पर पीछे से सुबह आके उसके सर पे बहुत जोर की बॉल मारती है और बोलती है कि तुम अपनी जवानी पढ़ने पे वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाहर घूमना चाहिए और अच्छी चीजें करनी चाहिए। और ये बोल के वो उसके कान से एक लीड निकाल लेती है और दोनों मिलके अपने एनिमे का ही ओपनिंग थीम सुनते हैं। तब वो बताती है कि खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी और काम से आई हूँ। वो बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जो वतारी से मिलना चाहती है, वो उसे पसंद करती है और उससे मिलना चाहती है। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूँगा। तब वो एक्सप्लेन करती है कि वो उन दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, और वैसे भी वो लड़की तुम्हारी तरह एक म्यूजिशियन है, तो अगर वतारी उससे बात नहीं कर पाया तो तुम बीच में म्यूजिक की बात ले आना ताकि कोई भी वहाँ पर ऑकवर्ड ना हो। पर कोसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पियानो बजाना तो सालों पहले छोड़ दिया। तब वो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कल ही म्यूजिक रूम में तुम्हें देखा था कि तुम पियानो बजा रहे थे। तब वो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं कुछ पियानो नहीं बजा रहा, मैं बस कुछ म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था पियानो स्टाफ के लिए ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तब सुबुकी बताती है तो तुम म्यूजिक से रिलेटेड क्यों काम कर रहे हो, अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है तुम कोई और काम भी कर सकते हो, पर ऐसा लगता है कि तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और अगर मेरी मानो तो तुम तब ज्यादा कूल थे जब तुम पियानो बजाते थे। और फिर हमें कोसे का पास दिखाया जाता है कि किस तरह उसकी मदर ने उसे पियानो बजाना सिखाया और वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रेन करती थी, यहाँ तक कि इतना कि वो रोने लगता था। पर उसकी माँ को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती थी, पर फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए वो प्रॉमिस करता है कि जो यूरोप में कंपटीशन होगा वो जरूर जीतेगा। पर किस्मत उसके साथ नहीं थी क्योंकि इस कंपटीशन से ठीक पहले ही उसकी माँ गुजर जाती है और ठीक उसी के बाद ही वो अपने पियानो बजाने की एबिलिटी भी खो देता है। और फिर हमें कोसे के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं पियानो से हेट करता हूँ, पर सुबुकी सच कह रही थी कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि बिना उसके मेरा कोई वजूद नहीं है, बस वही एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। और दूसरी तरफ सुबाकी अपने घर से कोसे के घर को देख रही होती है। वो सेंस कर सकती थी कि आज कोसे बहुत ज्यादा उदास था और वो खुद को कोसने लग जाती है कि वो आज भी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाई। अगले दिन कोसे वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सुबुकी ने उसे बुलाया था और वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि पेड़ पे किसी के पैंट्स और जूते लटके हुए थे। वो उसे उठा के देखता है कि आखिर ये इधर किसने छोड़े होंगे। इससे पहले वो कुछ प्रोसेस कर पाता उसे एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस म्यूजिक को प्ले कर रही थी। कोसे उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा होता, मानो वो लड़की कितनी केयर फ्री है, उसे परवाह ही नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जैसे कि वो फुल लाइफ से भरी हुई है, उससे बिल्कुल ही अलग। पर अचानक से ही वो लड़की रोने लग जाती है। वो रोने लग जाती है और कोसे की तरफ देखती है। कोसे को समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से हुआ क्या। अभी 2 सेकंड पहले तो ये इतनी ज्यादा खुश थी, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में कुछ चले गया था। और तभी बीच में बच्चे बोलते हैं कि दीदी क्या हुआ, आप तो बोल रही थी कि आप अपने गाने से कबूतरों को बुला सकती हैं। तब वो बोलती है कि मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी म्यूजिक बजाएं कबूतरों को बुलाने के लिए। और वो सब वैसा ही करते हैं, सब पागलों की तरह म्यूजिक बजाते हैं। और को उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता था कि ये सीन उसे कितना अच्छा लगा कि एक लड़की जो उसी की उम्र की है बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन गई। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस मोमेंट की एक फोटो लेगा। पर बेचारे की किस्मत ही खराब थी क्योंकि कबूतर तो उनके पास आ जाते हैं, पर उनके आने की वजह से एक बहुत तेज हवा का झोंका उठता है जिसकी वजह से उस लड़की की स्कर्ट उड़ जाती है और हमारा को उसे फोटो तभी क्लिक कर लेता है और वो बिना सोचे समझे ही उस पर अटैक करने लग जाती है। और वो बोलती है कि तुमने मेरी अंडरवेयर की फोटो खींच ली, अब तो मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों ही करा।
वो उसे समझाने के लिए हाथ ऊपर करता है और देखता है कि उसके पैंट्स और उसके जूते उसके पास थे। तब वो बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान तो बाहर ही नहीं रहना चाहिए, तुम तो इतने भोले दिखते हो पर बिल्कुल ही हैवान हो, तुम्हें तो डीडी के साथ जेल में डाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ वतारी और सुबाकी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वतारी बोलता है कि वो लड़की सच में क्यूट है ना, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है जब लड़कियां दूसरी लड़की की तारीफ करते हैं, तो अगर वो क्यूट नहीं हुई तो मैं ये डेट छोड़ के चली जाऊंगा। और सुबुकी उन्हें देख लेती है जहाँ पर वो लड़की कोसे का बहुत बुरा हाल कर रही थी, और उनके आने के बाद वो बहुत ही जेंटल लेडी की तरह एक्ट करने लग जाती है, जैसे मान लो उसे पता ही ना हो कि वायलेंस होता क्या है। तब सुबुकी उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये है मियाजानो काओरी। तब वतारी बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, पर मन के अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे। वो बोलता है कि सुबुकी को तो मैं पैर धो के पीऊंगा, उसने तो आज जैकपॉट ही लगा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ इतनी सुंदर लड़की लगेगी। और यही नहीं था जो ऐसा सोच रहा था, काओरी भी उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी। वो बताती है कि उससे मिलके उसे कितना अच्छा लगा, और कोसे को यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसने थोड़ी देर पहले मेरी धुलाई करी थी। तब सुबुकी बताती है अब इसको भी देख लो, ये है मेरा फ्रेंड है अरिमा कोसे। तब वो एक शाय लड़की की तरह भागते हुए आती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, पर जैसे ही वो उसके पास आती है वो धीरे से बोलती है कि अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पास मेरी अंडरवेयर की फोटो है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वतारी तो अभी से प्यार में पागल हो चुका था, और काओरी भी। तभी सुबाकी उसे कूनी मारते हुए बोलती है कि मैं तो तुम्हें बहुत भोला समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुमने ऐसे शौक भी पाल रखे हैं। तब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फोटो मैंने गलती से क्लिक करी। तब सुबुकी बोलती है हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, और वैसे भी उस लड़की पे लाइन मारने की सोचना भी मत, क्योंकि वो वतारी को पसंद करती है, तुम्हें नहीं, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें अपना प्यार सेक्रीफाइस करना होगा। पर तभी काओरी बोलती है कि मुझे कहीं पर जाना है, और वो पॉइंट करती है टाउन हॉल की तरफ, और फिर आगे वो एक्सप्लेन करती है कि वो एक वायलिनिस्ट है और आज उसका कंपटीशन है। वतारी तो सिम्ब की तरह उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारा कंपटीशन देखने का मौका मिलेगा। और वो तो सुबुकी की दोस्त थी तो वो भी मान जाती है, पर कोसे मना कर देता है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। पर तभी अचानक से काओरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच के ले जाती है टाउन हॉल की तरफ। अब मानो उसके लिए पूरी दुनिया ही रुक चुकी थी, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया पूरी कलर से भर चुकी थी, मानो आसपास और कुछ नहीं बस चेरी ब्लॉसम हो, और इस दुनिया में बस वो दो ही एग्जिस्ट करते हैं। ये ठीक वैसा ही था जैसे सुबाकी ने उसे एक्सप्लेन किया था, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया फाइनली कलर से भर चुकी थी। अभी ये सब टोबा हॉल की तरफ चली जाते हैं, क्योंकि काओरी का कंपटीशन था 3:30 बजे और 3:20 तो यही हो गए थे। तब वो बोलते हैं कि ऐसे तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, पर फिर काओरी उन्हें समझाती है कि चिंता मत करो, मेरी बारी चौथे नंबर पे है, तो अगर मैं थोड़ा लेट हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी जल्दी से भाग के ये वहाँ पर टाइम से पहुंच ही जाते हैं, और नोटिस करते हैं कि आसपास का माहौल कितना भारी है, सब बहुत ज्यादा नर्वस हैं, काओरी की तरह नहीं जो कि अपनी ही दुनिया में मस्त है। और इन सबको देख के कोसे का PTSD ट्रिगर हो गया था। वतारी तो ध्यान नहीं देता, पर सुबाकी समझ चुकी थी, क्योंकि वो इसे बचपन से जानती है। अब ये उस हॉल के अंदर जाते हैं और सबकी नजरें थी कोसे की तरफ। वो बात कर रहे थे कि ये सच में अरिमा कोसे है, आखिर ये एक वायलेंट कंपटीशन में कर क्या रहा है, मैंने तो उसके बारे में कई सालों से नहीं सुना। वो उसे एक सुपरस्टार से कम ट्रीट नहीं कर रहे थे। तब कोसे सुबाकी पे चिल्लाता है कि तुम्हें पता था ना कि ये कंपटीशन होने वाला है, और तुम्हें ये भी पता है कि मुझे इन सब चीजों से कितनी नफरत है, तब भी तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब सुबाकी बोलती है कि अगर बता देती तो तुम क्या आते, मुझे पता था कि तुम साफ मना कर दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था, तो वो आराम से बैठ के वो सब परफॉर्मेंस देखता है। वो प्ले कर रहे होते हैं बेटोवन वायलिन सोनाटा नंबर 9, ऑल्सो नोन एज द क्रूजर। कोसे उन सब की परफॉर्मेंस आराम से सुन रहा था, और वतारी तो अभी सो गया था, और सुबाकी भी बोर हो चुकी थी कि ये सभी एक ही म्यूजिक प्ले क्यों कर रहे हैं। तब कोसे बोलता है कि तुम ही हो जो मुझे इधर खींच के लाई हो, और ये एक कंपटीशन है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक ही सेट को प्ले करेंगे। कोसे को अब गूज़बम्प आने लगे थे, उसे याद भी नहीं था कि उसने लास्ट टाइम परफॉर्मेंस कब देखी है, प्ले करना तो दूर की बात है। पर एक चीज थी जो कोसे को बहुत देर से खटक रही थी कि आखिर ने प्ले करने के लिए द क्रूजर का सेट क्यों दिया गया है, क्योंकि उसके लिए तो एक पियानिस्ट की जरूरत है, और एक प्रिलिमिनरी राउंड में तो ज्यादातर बाक या फिर पगानिनी का सेट प्ले करा जाता है, जो कि एक सोलो सेट है। तो आखिर इन सबको एक एक पियानिस्ट क्यों दिया गया है, ये तो थोड़ा रूल्स के खिलाफ है। तब वो समझ जाता है कि ये जरूर स्पॉन्सर ने करा होगा, और वो ये भी समझ जाता है कि स्पॉन्सर विनर को गौरीनेर प्ले करने का मौका देंगे। दरअसल गौरीनेर एक बहुत यूनिक वायलिन है, और हर वायलिनिस्ट का ये सपना ही है कि एक दिन वो उसे प्ले करे, और मुझे पता
कहता है कि ये सारी बातें तो आपके सर के ऊपर से गई होंगी, ठीक सुबाकी की तरह। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतनी देर से ये क्या बोले जा रहा है, पर तभी कोसे नोटिस करता है कि जो सामने प्ले कर रहा है वो थोड़ा ऑफ नोट जा रहा है और वो उसे अपने मन के अंदर सपोर्ट करता है। वो उससे बोलता है कि तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा और। पर अब तो वो गलती कर चुका था। सभी जज इस बात कर रहे थे कि इसने शुरू में कितना अच्छा बजाया, पर बाद में ये भटक गया। पर वो सभी मानते हैं कि इसमें टैलेंट है और ये आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। पर उनमें से एक जज तो बहुत ज्यादा बोर था, उसे इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब बारी थी काओरी की, और काओरी के आते ही तो सुबुकी और वतारी दोनों ही पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। इससे पहले तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा था, और काओरी आते ही बोलती है क्या मेरा म्यूजिक उन तक पहुंचेगा, और वो वायलिन प्ले करने लग जाती है। सब उसका म्यूजिक आराम से सुन रहे थे, पर अचानक से वो कुछ ऐसा करती है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। लोग उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहे थे। वो उसे इस तरह प्ले कर रही थी जैसे उसमें उसकी जान बची हो। लोग आसपास बात कर रहे होते हैं कि ये सच में वही सॉन्ग प्ले कर रही है, और कोसे भी हैरान था। वो बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सेट द क्लोथर ही है, पर अब ये बेथोवन का बिल्कुल नहीं रहा। ये इसे ऐसे प्ले कर रही है जैसे ये म्यूजिक इसका ही हो, मानो वो हेवन की तरफ देख के बेथोवन से चैलेंज कर रही है, और वो कह रही है कि तुम चाहे कितने भी बेटर क्यों ना हो, तुम मुझसे बेटर नहीं हो सकते। और बेचारी उस पियानिस्ट को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अलग म्यूजिक प्ले कर रही थी और उसे अलग म्यूजिक प्ले करना था, और कोसे तो अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पा रहा था। वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंट है और इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि कोई इससे दूसरी बार मिलना पसंद भी ना करे। पर अब इसे देखने के बाद वो देख सकता था कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, और वो बाहर की सुंदरता की बात नहीं कर रहा। उसका सेट खत्म होने के बाद सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, और सुबह की भी बहुत ज्यादा प्राउड होती है कि उसके दोस्त को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और वो ये भी बोलती है कि देख लेना ये तो काओरी ही जीतेगी। पर कोसे साफ मना कर देता है कि उसने अच्छा तो बजाया है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो जीत नहीं सकती। और ये सच भी था। उनमें से एक जज बोलता है कि मानना पड़ेगा इसने खुद बेथोवन को ही चैलेंज कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अभी तक ये लड़की फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये प्ले कर रही है इसे तो अब तक एक सुपरस्टार होना चाहिए था, और वो उसे फेल कर देता है। अगर उसे इतना ही पसंद आया तो उसने उसे फेल क्यों करा, ये बाद में कोसे एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि कंपटीशन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी अच्छा प्ले क्यों ना करो, अगर तुम रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और ये सच ही था, क्योंकि बस एक को छोड़कर तो सब उस पर भड़क चुके थे। पर फिर कोसे उसकी तरफ देखता है और मन में बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि वैसे भी इसे ये कंपटीशन जीतना था। उसे देख के साफ पता चल रहा है कि वो बस इधर प्ले करने आई थी, और उसने वो कर दिया। अब उसके बाहर आते ही बच्चे उसे फ्लावर्स देने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट करा। तब उसे कोई बोलता है कि रिजल्ट कुछ ही देर में लग जाएंगे, तो आप इधर कुछ देर तक रुक सकती हैं। पर वो साफ मना कर देती है कि मैं रिजल्ट का वेट नहीं करूंगी, मुझे तो वैसे भी जाना ही है। और ये सुन के तो कोसे और भी ज्यादा हैरान था, और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि किस तरह वो हर बार उसके पीछे पड़े रहती थी कि तुम्हें नंबर 1 आना चाहिए। और दूसरी तरफ ये लड़की, ना तो उसे कोई टेंशन है ना ही इसे कोई फर्क पड़ रहा है। और तब वो भागते हुए उनकी तरफ आती है, और मानो उसकी पूरी दुनिया ही स्लो मोशन में चली गई हो। वो बोलता है कि एक ऐसी लड़की जो ठीक अभी अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके आई है, और बाहर लोग उसका तालियां और फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं। ये पूरा सीन एक मूवी की तरह है। तब काओरी आके कोसे से पूछती है कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, पर कोसे मुंह फेर लेता है, क्योंकि चाहे उसे उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई थी, पर वो रूल के खिलाफ गई थी। पर तभी वो नोटिस करता है कि काओरी के हाथ कांपने लग जाते हैं, मानो वो नर्वस है। वो नर्वस है कि आखिर कोसे उसके बारे में क्या बोलेगा, और ये चीज उसे कंफ्यूज कर रही थी कि ये जब जज और ऑडियंस के सामने खड़ी थी ये तब नर्वस नहीं थी, कि अब नर्वस क्यों है। मानो उसका ओपिनियन उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब वो उसे साफ मना तो नहीं कर सकता था, तभी वो उसे इनडायरेक्टली बोलता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस के बाद ही बच्चे तुम्हें फूल देने आ गए, और देखो सब तुम्हारे लिए तालियां भी बजा रहे हैं। तो लोग अगर तुम्हारी इतनी परवाह कर रहे हैं तो सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस में कुछ बात होगी। और फिर वो हंसते हुए बोलती है तो मतलब तुम्हें पसंद आया, और वो वहाँ से चली जाती है वतारी के पास। तब वो फिर से अपने मन में सोचता है ये पूरा का पूरा सीन एक मूवी की तरह है, पर अफसोस उस मूवी में मैं एक साइड कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं हूँ। अब बाद में ये सब वहाँ से चले जाते हैं, और फिर हमें रिवील करा जाता है कि काओरी ने वो राउंड पास कर लिया है। दरअसल जज ने तो उसे फेल कर दिया था, पर वो ऑडियंस के वोटों की वजह से जीत गई। तब नेक्स्ट राउंड में उसे फिर से एक और मौका मिलेगा, और अगले दिन तो कोसे उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा होता। वो 24 घंटे उसकी आंखों के सामने थी। तब वतारी बोलता है क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम तो काओरी के पीछे लट्टू हो रखे हो। तब वो उसे टोकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वो तुम्हें पसंद करती है ना कि मुझे। तब वतारी बताता है कि ये तो ह्यूमन नेचर है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमें उसकी हर एक चीजें अच्छी लगने लग जाती है, चाहे उसमें लाख बुराइयां भी क्यों ना हो। और ये पता होने के बाद भी कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है, हम तब भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, और इसे ही प्यार कहते हैं। उसने कोसे की प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में ही डिस्क्राइब कर दिया था, और वो बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल क्यों हैं, पर फिर भी अगर मैं उसे पसंद करता भी हूँ तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी तुम्हें ही पसंद करती है। वो मुझ जैसे लड़के की तरफ तो
तो देखेगी भी नहीं। तब वतारी समझाता है कि ये बात तुम उस लड़की को ही डिसाइड करने दो, तुम उसके बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचेगी क्या नहीं, जो उसका जवाब होगा वो तुम्हें बता ही देगी। तब कोसे फिर से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस देते हो, मानना पड़ेगा तुम जिस लड़की के साथ भी रहोगी वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। और वतारी की रिस्पेक्ट उसके लिए 7वें आसमान में पहुंची गई थी, तभी बीच में आ जाती है सुबह की और वो बोलती है कि तुमने कीको-चान को फिर से रुलाया, तुमने कहा था कि तुम उसके साथ घर जाओगे और तुम इधर बैठे हुए हो। और अगर आपको याद नहीं तो कीको-चान इसकी गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, ये उसको भी डेट कर रहा है और काओरी को भी। तब वतारी बोलता है कि मैं उसके साथ जाने ही वाला था, मैं बस प्रैक्टिस में बिजी हो गया था, पर मैं वादा करता हूँ कि आज मैं उसके साथ घर पक्का जाऊंगा। तब कोसे अपने वर्ड वापस ले लेता है कि जो भी लड़की तुम्हारे साथ होगी उसका तो सत्यानाशी होगा। अब सुबह की अपने घर चली जाती है और वो कीको-चान के साथ चली जाता है और कोसे हो जाता है फिर से अकेला। वो काओरी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसका ब्रेन कहता है कि वो आज से काओरी का म्यूजिक कभी न सुने, पर उसका दिल उससे कह रहा होता है कि उसको काओरी को एक और बार सुनना है। और उसका दिमाग कहता है कि काओरी उसके सामने कभी ना आए, पर उसका दिल वो बस उसकी एक झलक के लिए ही तड़प रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर ऐसी फीलिंग्स को कहते क्या है। पर तभी उसे अपने सामने दिखती है काओरी। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, पर फिर वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि इसने तो हमारे ही स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, और वो उसे घूर के देखने लग जाता है, क्या तुम हमारे स्कूल में ही पढ़ती हो। और काओरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम फिर से मेरे अंडरवेयर की फोटो लेके ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। पर फिर वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लड़कों के बीच में और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तब कोसे बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, और वैसे भी तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या तुम यहीं पर पढ़ती हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। तब वो बताती है कि हाँ, और मैं यहाँ पर वतारी का वेट कर रही हूँ, वो तो नहीं आया पर इधर तुम आ गए। और ये सुन के कोसे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे पता होता है कि वतारी इस पे चीट कर रहा है, और वो जानता था ये सुन के इसे बुरा लगेगा। तब वो उसे झूठ बोल देता है कि वो थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर वो भी मान जाती है कि हाँ, अगर मैं उसे प्रैक्टिस के बीच में रुकूंगी तो वो नाराज हो जाएगा, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो तुम बनोगे मेरे सब्स्टिट्यूट। तो अब कायोरी उसे अपने साथ डेट पे लेके जाती है, एक सब्स्टिट्यूट की तरह। पर वो खाने से पहले तो 1000 फोटो लेने लग जाती है, और कोसे वो तो बस उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। अभी उन्हें कहीं से पियानो की आवाज आती है, जहाँ पर 2 बच्चे वहाँ पर एक पियानो बजा रहे थे। कायोरी बोलती है कि कितना अच्छा है ना कि 2 बच्चे कितनी खुशी से वो पियानो बजा रहे हैं, पर कोसे बताता है कि वो कोई हैप्पी पियानो नहीं है। कायोरी को समझ में नहीं आता कि ये 24 घंटे इतना नेगेटिव कैसे रह सकता है, तो इससे बहस न करते हुए वो जाती है उस बच्ची के पास। कायोरी इससे पूछती है कि ये मोजार्ट है ना। तब वो बच्ची बताती है कि हाँ, मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही सीखा था, पर मैं इसे अभी भी अच्छे से प्ले नहीं कर सकती। ये देख के कोसे को अच्छा लगता है कि वो किस तरह बच्चों के साथ बच्ची ही बन गई। तभी वो छोटी बच्ची पूछती है क्या आपको पियानो बजाना आता है। तब वो मना करती है, पर कोसे की तरफ देख के एक ईवल स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे तो नहीं आता, पर जो उधर बड़े भैया बैठे हैं उनको बहुत अच्छा आता है। और अब होना क्या था, ये सुनने के बाद वो बच्चे जिद करने लग जाते हैं, और उन बच्चों के साथ साथ कायोरी भी बच्ची बन जाती है। अब कायोरी का डरावना और उन बच्चों का इनोसेंट चेहरा देख के वो खुद को रोक नहीं पाया, तो फिर वो मान जाता है उसे कुछ टिप्स देने के लिए। तो फिर कोसे एक पैर से पैडल कंट्रोल करता है और एक हाथ से पियानो बजाता है, और वो लड़की अपने दूसरे हाथ से। और वहाँ पर कायोरी गाना गा रही थी। उस बच्ची को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना अच्छा बजा पा रही है, पर अचानक से ही कोसे अपनी स्पीड पकड़ लेता है, और वो ऐसे बजा रहा था कि मानो वो कोई प्रोफेशनल हो, और पूरे कैफे की नजर उसकी तरफ घूम जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि ये इतना अच्छा कैसे बजा रहा है। तब कायोरी एक स्माइल के साथ बोलती है कि कहा था ना कि ये एक हैप्पी पियानो है। अब कोसे भी धीरे धीरे एंजॉय कर रहा था, पर अचानक से ही कुछ ऐसा होता है कि वो रुक जाता है, और वो उन बच्चे से बोलता है कि माफ करना, मैं इससे आगे तुम्हें नहीं सिखा सकता, और वो वहाँ से बाहर चली जाता है। तब कायोरी उसका पीछा करती है, और वो देखती है कि वो एक बिल्ली को खाना खिला रहा है। वो उसके बगल में जाके बैठ जाती है। तब कोसे बताता है कि उसके पास भी ठीक एक ऐसी ही बिल्ली थी जब वो छोटा था। तब कोसे उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि मुझे पियानो बजाना आता है, तो ये तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि मैं तो तुमसे आज से पहले कभी मिला भी नहीं। तब वो बताती है कि तुम्हें हर कोई जानता है, खासकर एक आर्टिस्ट। तुम बस 8 साल की उम्र में वो कंपटीशन जीत गए थे जो लोगों का सपना होता है। तुम यहाँ क्या, तुम तो उस टाइम पे पूरे जापान में पॉपुलर थे, पर आखिर तुमने पियानो बजाना छोड़ क्यों दिया। तब कोसे रिवील करता है कि उसे पियानो के नोट सुना ही नहीं देते। और एक और फैक्ट, बेथोवन को भी अपने नोट नहीं सुनाई देते थे, क्योंकि वो आगे जाके बहरे हो गए थे, पर बहरे होने के बाद भी उन्होंने कई ज्यादा गाने कंपोज करे थे। तब कायोरी हैरान होकर बोलती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अभी पियानो बजाते हुए सुना था। तब वो बताता है कि वो चीजें सुन सकता है, और शुरू में उसे दिक्कत नहीं होती, पर जब वो धीरे धीरे पियानो बजाने लग जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसे सब कुछ सुनना ही बंद हो जाता है। वो बस पागलों की तरह उन की को प्रेस करते रहता है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, और यही रीजन था कि मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया। तब कायोरी उस पे भड़क जाती है, ये आखिर ये क्या बात हुई, और तुम पियानो बस इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि बीच में तुम्हें नोट सुनाई नहीं देते। क्या तुम्हें पता नहीं कि बेथोवन ने बहरे होने के बाद भी कितना बढ़िया म्यूजिक दिया था। और चुपचाप से मुंह बंद करो और पियानो बजाना चालू करो, क्योंकि तुम बनोगे मेरे अकम्पनिस्ट, क्योंकि इसने पिछली बार रूल तोड़ दिए थे।
तो कोई भी पियानिस्ट उसके साथ काम नहीं करना चाहता। अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरे साथ। अब उसे लात मारते मारते समझा रही होती है कि हम जैसे लोगों के लिए म्यूजिक कितना जरूरी है, हम जैसे मतलब आर्टिस्ट। अब उसे फिर से वतारी की बातें याद आने लग जाती है कि किस तरह उसने कहा था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हमें उसकी कोई बुराई नहीं दिखती। अभी वो उसे इतनी बुरी तरह से मार रही है पर तब भी कोसे को उससे नफरत नहीं हो रही। वो बस अंदर ही अंदर सोच रहा है कि काश वो भी इसकी तरह बहादुर होता, वो अपनी जिंदगी वैसे जी सकता जैसे ये जीती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सुबाकी स्कूल के लिए निकल रही होती है। कोसे आगे आगे भाग रहा होता है और कायोरी उसके पीछे। सुबाकी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इसने अब क्या कर दिया, पर स्कूल में जाने के बाद कायोरी उसे सब कुछ सच बता देती है कि अगले राउंड के लिए उसे एक पियानिस्ट की जरूरत है और कोई भी पियानिस्ट उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे कोसे की जरूरत है। और अगर बात कोसे के पियानो बजाने की हो तो सुबाकी पीछे कैसे हट सकती है। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका मार मार के भरता बना दूंगी पर उसे कंपटीशन में जरूर लेके आऊंगी। और इसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी क्योंकि वो एक ही गाना 24 घंटे रिपीट पे बजा के रखते थे और ये वही गाना है जो उन्हें प्ले करना है। और बस इतना ही काफी नहीं था, उन्हें चारों तरफ उसके नोट्स भी लगा दिए। वो जहाँ भी जाता उसे म्यूजिक के नोट्स दिखते और कोसे भी ढीठ था। वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर बजाऊंगा नहीं। अब उसके बाद कायोरी और सुबाकी घर जा रहे होते हैं। तब सुबाकी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो उसे किसी भी कीमत पे लेके आऊंगी। तब कायोरी बोलती है कि पर हम कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रहे, जब उसने मन बना ही लिया है कि उसे नहीं बजाना तो हम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब सुबाकी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगा और वैसे मुझे भी उसे फिर से पियानो बजाते हुए सुनना है। तब कायोरी उसे हंसते हुए पूछती है क्या तुम सच में कोसे को इतना ज्यादा पसंद करती हो। तब वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं, तो वो मेरे एक छोटे भाई की तरह है, वो छोटा भाई जो हर बार नाक में दम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो पियानो बजाए या ना बजाए, ऐसा नहीं है कि मुझे उसे पियानो बजाते हुए ही सुनना है। पर उस दिन जब से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया तब से मानो उसके अंदर का एक हिस्सा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोसे उस दिन के बाद से वैसा नहीं रहा जैसे वो हुआ करता था, मानो पियानो में ही उसकी जिंदगी बसी हुई थी। तो मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। फिर सुबह की वहाँ से उतर जाती है और कायोरी उतरती है नेक्स्ट स्टेशन पे, जो कि होता है एक हॉस्पिटल। अब कंपटीशन का दिन आ चुका था और कोसे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, पर कायोरी उसे फाइनली ढूंढ लेती है और वो बोलती है कि तुम आखिर मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हुए तो मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाऊंगी। तब कोसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली भी गया तब भी कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए कम से कम महीनों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। और चलो एक पल के लिए मान भी लो मैंने प्रैक्टिस कर भी नहीं होती, तब भी तुम्हें पता है ना कि मैं एक टाइम के बाद पियानो नहीं प्ले कर सकता, तो मेरे जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी वजह से वैसे भी हार ही जाओगी। तब वो उससे रोते हुए भीख मांगती है कि प्लीज मेरी इस बार मदद कर दो। तब कायोरी उसे समझाती है कि वो ये जीतने के लिए तो खेल ही नहीं रही, वो बस चाहती है कि वो इस तरह म्यूजिक प्ले करे कि लोग उसे सालों तक याद रखें। मैं उनके दिल पे एक छाप छोड़ना चाहती हूँ, हारना और जीतना तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, मैं तो जिंदा रहना चाहती हूँ लोगों के दिलों में। कोसे से उसके आंसू नहीं देखे जाते, पर वो बोलता है कि जब भी मैं पियानो बजाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीप ओशियन में हूँ जहाँ पर मैं अकेला होता हूँ, यहाँ तक कि किसी की आवाज तक वहाँ नहीं पहुँचती, और ये करके तुम मुझे वापस वहीं पर धकेल रही हो। तब कायोरी बोलती है कि चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ होंगी। उसकी स्माइल देख के उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसके सामने वह ऐसा फील क्यों करता है। और इन दोनों के बीच में इतना अच्छा मोमेंट चल ही रहा था, तभी वहाँ पर आ जाते हैं वतारी और सुबाकी, जो कि इसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को रुलाते हुए। और कायोरी भी पहले उसे पिटने देती है, फिर बाद में बताती है कि वो मान गया है, पर अब बस 20 मिनट बचे हुए थे और पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब वतारी बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, और वो पता नहीं किसकी साइकिल चुरा के लेके आ जाता है। अब वो सीधा जाते हैं टोवा हॉल की तरफ, और कोसे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। अब उसे अपने आसपास की दुनिया पूरी कलरफुल दिख रही थी, ठीक जैसा सुबाकी ने उसे बताया था। अब हमें कोसे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह से ट्रेन करती थी। वो उसे खाना नहीं देती थी जब तक वो उस पीस को परफेक्टली प्ले ना कर दे। वो चाहती थी उसका बेटा हर सेट ऐसे प्ले करे जैसे लिखा गया है, चाहे उसे 7 या फिर 10 घंटे भी प्रैक्टिस क्यों ना करनी पड़े। और वो बस तब 5 साल का था। वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रखता था। सब उसकी सक्सेस तो देखते थे, वो बोलते थे कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, पर किसी को उसका पीछे का स्ट्रगल नहीं पता था। वो परफेक्ट तो है, पर उसके लिए उसे अपना पूरा बचपन गंवाना पड़ा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ये फाइनली पहुंच जाते हैं टोवा हॉल। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका नंबर अभी आया नहीं, पर कोसे तो इतना नर्वस था कि उसकी हालत ही खराब हो गई थी। उसे पियानो छोड़े हुए कम से कम 2 या 3 साल तो हो ही चुके थे, और अचानक से फिर से प्ले करना, वो भी एक कंपटीशन में, इसको तो सोच के ही वो बेहोश होने वाला था। पर तभी वहाँ पर आती है कायोरी और वो उससे पूछती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। वो पहली बार में इग्नोर कर देता है, तो वो दूसरी बार पूछती है और फिर तीसरी बार, और जब वो तीसरी बार भी नहीं सुनता तो उसका कॉलर पकड़ती है और अपना सर उसके सर पे दे मारती है। आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर अब इसे क्या हो गया।
गया। तब कायोरी उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि नीचे नोट्स की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा प्ले करोगे, तुम्हें बस प्ले करना है, मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कोसे जब भी कायोरी के आसपास रहता है वो उसके और करीब आते जाता है, मानो ये खुद एक फ्रीडम है जिसे डेस्टिनेशन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो बस अपनी जर्नी एंजॉय कर रही है। अब वो दोनों परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। शुरू में तो वो उसे पहचान नहीं पाते, पर किसी जज को भी यकीन नहीं होता क्या ये खुद अरीमा कोसे है। और एक जज तो बोलता है कि आखिर अरीमा कोसे इसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि कायोरी एक फ्री स्पिरिट है जो कि म्यूजिक वैसा प्ले करती है जैसा उसे करना है। और दूसरी तरफ खुद अरीमा कोसे जो म्यूजिक इस तरह प्ले करता है जैसे बेथोवन ने लिखा था, बिना किसी मिस्टेक के। अब दोनों ही आराम से प्ले करने लग जाते हैं और पहले की तरह शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, पर कायोरी फिर से वही चीज करती है। वो नोट्स पे फोकस ना करके अपना म्यूजिक वैसे ही प्ले करती है जैसा उसे करना है। और कोसे भी परेशान हो चुका था क्योंकि अब उसको कायोरी के हिसाब से प्ले करना होगा। सुबाकी तो इस बात से खुश थी क्योंकि वो उसका पियानो फिर से सुन पा रही है इतने सालों बाद। अब कंपटीशन फिर से स्मूथ जा ही रहा होता है, पर वो देखता है अपनी मदर को जो एक ईवल स्माइल के साथ उसे देख रही होती है और धीरे धीरे उसके सामने से म्यूजिक नोट्स गायब हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो अब एक समुद्र के बीच में है। अब उसे अपने ही नोट्स नहीं सुनाई दे रहे थे। वो अरीमा कोसे जो एक भी नोट मिस नहीं करता था, वो आखिर एक नौसखियों की तरह क्यों बजा रहा है। वो जजेस ये मान सकते हैं कि गॉड मिस्टेक कर सकते हैं, पर खुद अरीमा कोसे नहीं। आखिर क्या हो गया है तुम्हें। अब ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार लग रही थी। उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि अरीमा कोसे इतना बेकार कैसे बजा सकता है। और वो बोलते हैं कि उसने अपने साथ साथ कायोरी की भी परफॉर्मेंस बेकार कर दी। और तभी थोड़ी देर बाद वो प्ले करना छोड़ देता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर इसने प्ले करना छोड़ भी दिया और जज को कायोरी का परफॉर्मेंस पसंद आ गया, वो फिर भी पास हो जाएगी। पर इसके बाद कायोरी खुद भी प्ले करना छोड़ देती है। हर बार की तरह उसे हारने और जीतने से फर्क पड़ ही नहीं रहा। वो तो बस इधर एक परफॉर्मेंस देने आई है। अब इसने प्ले करना छोड़ दिया है तो अब ये टेक्निकली यहाँ से बाहर है। तब कायोरी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था कि मुझे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, बस इस तरह प्ले करो कि लोग हमें हमेशा याद रखे। अब ये सुन के वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो फिर से पागलों की तरह की को प्रेस करने लग जाता है। तब उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। जब इसने नया नया पियानो बजाना शुरू करा था तब इसकी मॉम इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी। वो बोलती है कि पियानो की इसको हल्के से प्रेस करना चाहिए जैसे कि हम किसी बिल्ली को पैट कर रहे हैं। और इसके बाद दिखाता है कोसे अपना असली टैलेंट। हालांकि दोनों की परफॉर्मेंस सिंक नहीं हो रही थी, मानो वो एक दूसरे से ही बैटल कर रहे थे कि कौन ज्यादा बेटर है। और कायोरी भी बोलती है कि तुम मुझसे स्पॉटलाइट छीनना चाहते हो, ये मैं इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। और वो दोनों म्यूजिक ऐसे प्ले कर रहे थे जैसे आसपास कोई है ही नहीं। सुबाकी तो खड़े होकर चिल्लाने लग जाती है। थोड़ी देर के लिए सही, पर वो पुराना कोसे वापस आ चुका था। हालांकि अभी भी वो पियानो उतना अच्छे से नहीं बजा पा रहा, पर फिर भी अब उसकी आंखों में एक पैशन है। और इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और सभी लोग इनके लिए चीयर करते हैं। इन्हें पता था कि ये हार चुके हैं, पर फिर भी दोनों में से कोई भी दुखी नहीं था। पर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कोसे को हिला के रख देता है। कायोरी बेहोश हो जाती है। अब हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबाकी और बाकी लोग ब्रिज से कूद रहे होते हैं पानी में, पर कोसे डरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसे करने का मन नहीं था। वो बोलता है कि अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैं ऐसी खतरनाक चीजें कर रहा हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। पर सुबाकी भी किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो उसे अपने कंधे में उठाती है और उसके साथ ही उस ब्रिज से कूद जाती है। सच में कोसे की जान तो निकल ही गई थी और वो बेहोश भी हो चुका था, पर उसे सच में बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि वो बचपन में कभी भी ऐसी चीजें नहीं कर पाता था जिससे उसकी मॉम नाराज हो। अब कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो कायोरी से मिलने जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। पर वो सब जब अंदर घुसते हैं, नर्स उसे नहला रही थी और उसने कपड़े नहीं पहने थे, तो वो रोने लग जाती है और बोलती है कि अब मुझसे शादी कौन करेगा। और ये देख के सुबाकी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारती है। हालांकि वो भी उन तीनों के साथ अंदर घुसी थी। अब जैसे ही नर्स उसे नहला देती है वो सब अंदर आ जाते हैं। सुबाकी बोलती है कि हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे, आखिरकार तुम बेहोश कैसे हो गई। तब वो बोलती है कि इतनी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे भागा दौड़ी भी करनी पड़ी। और तुम जानना चाहती हो कि मेरी थकावट और भागा दौड़ी के पीछे का रीजन कौन है? और वो सच में कोसे ही था। और ये सुन के वातारी और सुबाकी फिर से उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं क्योंकि उसके वजह से कायोरी बेहोश हो गई। अब कोसे अकेले दूर जाके बैठ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि हमें यहाँ पर आए हुए कई टाइम हो गया और इसने कंपटीशन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। हाँ, हम उस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। हमने बहुत सारी गलतियां करी, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस बीच में तक रोक दी। पर क्या इसे परवाह नहीं है कि हम इतनी बुरी तरह हार गए? तो अब वो सब जाने लग जाते हैं और कोसे भी आराम से उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। पर कायोरी उसे रोक लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पियानो प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और कोसे अपने मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो ये मुझे लात घुसे ही मार लेती, पर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, तो वो साफ मना कर देता है।
कि मैंने उसके बाद से पियानो को हाथ भी नहीं लगाया। अब वो उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम सच में बिना पियानो बजाए रह सकते हो या फिर बस तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम उसके बिना बिल्कुल ठीक हो। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या बात होती है वो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अब कोसे बाहर आ चुका था और उसके दिमाग में काओरी की ही बातें घूमे जा रही थी। वो सही थी, हालांकि उसने लाख कोशिश करी है पियानो से दूर रहने की, पर आखिर वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। बस यही एक चीज है जिसमें वो अच्छा है। तब सुबाकी पूछती है कि आखिर काओरी के साथ तुम इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम हमें नहीं बता सकते। पर उसकी बात का जवाब ना देके कोसे उससे फिर से सवाल करता है, क्या मुझ में पियानो बजाने के अलावा भी कुछ ऐसी खूबी है जो मुझे बाकियों से अलग बनाती है। और सुबाकी बोलती है कि कैसी बात कर दी तुमने, तुम में तो पियानो बजाने के अलावा भी लाख खूबियां हैं, जैसे कि। और वो सोचते ही रह जाती है और उसे और कोई खूबी नहीं मिलती, पर वो अपने बेचारे दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकती थी। तो वो बात पलट देती है कि देखो मौसम कितना साफ हो चुका है, अब हमें छाता ले जाने की जरूरत नहीं है। पर कोसे को तो जवाब मिल चुका था कि नहीं, वो बाकी किसी चीज में अच्छा नहीं है। अब अगले दिन भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। तभी अचानक से वतारी उसके सामने आता है और वो बोलता है कि तुम आज काओरी से मिलने चलोगे, क्योंकि कल वो वैसे भी डिस्चार्ज होने वाली है, क्योंकि अगर हम कल नहीं गए तो हम उसे फिर से कभी नहाता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये पक्का किसी दिन मार खाएगा और अपने साथ साथ कोसे को भी फंसाएगा। तब वो उसकी फोटो खींचते हुए बोलता है कि ये तो मैं काओरी को भेज रहा हूँ, उसे तुम्हारी ऐसी हालत देखते हुए बहुत मजा आएगा। और वो उसकी वाली फोटो भेज देता है जिसमें वो जमीन पे नीचे गिरा हुआ था और बेचारा फिर से डिप्रेशन में चले जाता है। वो बोलता है कि इसके पास काओरी की ईमेल एड्रेस भी है। कोसे को ना काओरी का ईमेल पता है, ना फोन नंबर, ना घर का एड्रेस, पर देख के लगता है कि वातारी को सब कुछ पता है। इससे बस एक ही चीज पता चलती है कि काओरी कोसे को इतना अच्छा दोस्त नहीं मानती जितना वो वातारी को मानती है। तो वो मना कर देता है कि वो आज उससे हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है हॉस्पिटल में काओरी, जो अपने आप से ही बोलती है तो मैं फिर से बेहोश हो गई थी। इसका मतलब ये झूठ बोल रही थी, ये थकावट की वजह से बेहोश नहीं हुई थी। ऐसा इसके साथ पहले भी कई बार हो चुका है। और दूसरी तरफ सुबाकी और बाकी लोग बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मैच करीब था। पर सुबाकी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार थी और ये चीज नाओसान भी देख सकती थी। अब नाओ और सुबाकी घर जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे ब्रिज से कूद रहे थे, ठीक वैसे जैसे ये बचपन में करा करते थे। सुबाकी बोलती है क्या इन बच्चों को ठंड नहीं लगती, आखिर इतने ठंडे पानी में कौन कूदता है। तब नाओसान बोलती है कि अगर मुझे याद है तो तुमने मुझे बताया था कि तुम भी बचपन में ऐसे कूदा करती थी, और हाँ तुमने ये भी बताया था कि तुम कोसे को भी लेके कूद जाती थी। तब सुबाकी बोलती है हाँ, वो हर बार पहले तो मना करता था कि मुझे नहीं कूदना, पर जब भी मैं उसे लेके कूदती थी वो बहुत खुश होके हंसता था, मानो उसे कूदने का मन तो होता था पर हिम्मत नहीं। तब नाओसान बोलती है क्या कोसे और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है। और ये सुन के तो सुबाकी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसी अजीब बातें मत करो, आखिरकार हमारे बीच में क्या होगा। तब नाओसान बोलती है कि अच्छी बात है, पर मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है, ना तुम स्पोर्ट्स अच्छा खेल पा रही हो और अब तुम बहुत चुप चुप भी रहने लगी हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है जो हुआ करती थी। अब ये दोनों आगे बात कर पाते, बीच में आ जाता है साइतो। वो बोलता है कि मैं तो बस रास्ते से ही गुजर रहा था, तो क्यों ना अब हम साथ में चले। तो दरअसल साइतो पहले इन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, पर हाई स्कूल में जाने के बाद वो इनसे अलग हो गया। सुबाकी से पहले इस स्कूल का कैप्टन साइतो ही था, उसके जाने के बाद ये पोजीशन मिली सुबाकी को। तब वो साइतो के बारे में सोच रही होती है कि ये है साइतो, जो कितना हॉट है, बेसबॉल टीम का कैप्टन था और सभी स्कूल की लड़कियां इसके पीछे पागल थी, ना कि किसी बदतमीज लड़के की तरह। और यहाँ पर वो कोसे के बारे में फिर से सोचने लग जाती है कि जो बस रोते रहता है और 24 घंटे डिप्रेस रहता है, पर फिर भी मुझे पता है कि उसमें बहुत ज्यादा खूबियां हैं, वो बिना पियानो के भी बहुत कुछ कर सकता है। अब वो आसमान की तरफ देखने लग जाती है और उसके मन में फिर से नाओसान की बातें चल रही होती है कि किस तरह आजकल वो थोड़ी उदास उदास रहने लगी है। क्या ये कोसे की वजह से है? पर तभी साइतो उससे रुकने के लिए बोलता है और वो बताता है कि मैं इधर इत्तेफाक से नहीं आया, और साइतो उसको अपना प्यार कन्फेस कर देता है। वो बताता है कि वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता था और अब वो उसे डेट करना चाहता है। अब सीन कट होता है और सुबाकी बैठी होती है एक पार्क में। वो अपने मन में सोचती है कि जब साइतो हमारे स्कूल में था मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो मेरा क्रश था, वो हर चीज में बेहतर था, स्पोर्ट्स में, स्टडीज में और दिखने में। पर इससे पहले मैं उसे अपना प्यार कन्फेस कर पाती, वो हमारा स्कूल छोड़ के चले गया और फाइनली अब इतने साल बाद वो वापस आया है और वो बोल रहा है कि उसे भी मुझसे प्यार है।
पर मुझे अंदर से खुशी क्यों नहीं हो रही? अगर मैं भी उसे पसंद करती हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। शायद अगर वो ये चीज कुछ सालों पहले बोलता तो मैं एक पागल लड़की की तरह पूरे टाउन में भाग के चिल्लाते रहती, पर अभी मानो मुझे फर्क पड़ ही नहीं रहा। अभी हमें दिखाया नहीं गया है कि उसने साइतो को हाँ बोला है या फिर ना। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि काओरी स्कूल वापस आ चुकी होती है और कोसे उसके लिए गिफ्ट लेके आया था, और जैसे ही वो उसे गिफ्ट देने जा रहा होता है बीच में आ जाता है वतारी, और वतारी को देख के वो फिर से इनसिक्योर हो जाता है और उसे वो गिफ्ट नहीं देता, और जो गिफ्ट वो उसके लिए लेके आया था वो कोसे खुद ही खा लेता है। पर जब वो घर जा रहा होता है वो फिर से मिलता है काओरी से। वो बोलता है कि जब भी मैं इस लड़की के बारे में सोचता हूँ ये मेरे सामने कैसे आ जाती है, पक्का 100 साल जिएगी। और काओरी बिना हाय हेलो बोले उससे गिफ्ट मांगने लग जाती है, और जब कोसे मना करता है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो वो रोने लग जाती है, और इसकी वजह से वो बच्चों की नजरों में बुरा बन जाता है। तब वो बोलता है कि रोना बंद करो, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, और उसे 2 सेकंड नहीं लगते चुप होने में। और वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम पार्टिसिपेट करोगे पियानो कंपटीशन में, और तुम अब जबान दे चुके हो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। तब कोसे बोलता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं अब पहले की तरह पियानो नहीं बजा सकता, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे टैलेंट के साथ मैं कंपटीशन जीत सकता हूँ? तब काओरी बोलती है कि जीतने की बात करी किसने है, तुम्हें बस पार्टिसिपेट करना है और अपना 100% देना है। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम डरे हुए हो, पर आज नहीं तो कल तुम्हें डर का सामना करना ही होगा। और ये बोल के वो ब्रिज से कूद जाती है, और पता नहीं क्यों वो उसकी बातें सुन के थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वो खुद भी उस ब्रिज से कूद जाता है। और नोट करने वाली बात ये थी कि हर बार सुबह की इसे लेके कूदती थी, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब ये अपनी मर्जी से कूदा है, और ये काओरी के साथ बहुत खुल के हंसता है। अब हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक दिन जब सुबाकी ने ब्रिज से इसे धक्का दे दिया था तो इसके पैर पे मूंछ आ गई थी, तो फिर कोसे को सुबाकी को अपने कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ता है, और बेचारी वो तो पूरी तरह से डरी हुई थी कि कहीं कोसे की माँ मेरी जान न ले ले, और वो खुद रोने लग जाती है। अब कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर कोसे काओरी को अपने घर लेके आ जाता है क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। वो उसे टॉवल देता है और अपने कपड़े भी, ताकि वो बीमार न पड़ जाए। तो फिर उसके घर पे ऐसे ही घूमते घूमते कायोरी पहुंच जाती है उसके उस रूम पे जहाँ पर पियानो पड़ा हुआ था, और जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पूरे कमरे में बस धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। तब काओरी उस पे चिल्लाती है और बोलती है कि आखिर तुम एक अच्छे पियानिस्ट कैसे बनोगे जब तुम ऐसी हालत में रहोगे। तो वो बाहर का दरवाजा खोल देती है ताकि हवा थोड़ी अंदर आ सके, और खिड़की खोलते ही उसे सामने दिखती है सुबाकी, और बेचारा कोसे तो पैनिक हो जाता है। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था पर सुबुकी तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। वो देखती है कि काओरी उसके घर पे है, ऊपर से काओरी ने कोसे के कपड़े भी पहन रखे हैं, तो ये चीज उससे सहन नहीं होती। तो वो वहाँ से चेयर लेती है और सीधा दे मारती है उसके मुंह पे। और अगले दिन वो पूरे गुस्से में थी और वो सारा गुस्सा अपना खेल में निकाल देती है। वो स्कूल में अभी प्रैक्टिस कर रहा था नए कंपटीशन के लिए, पर जब वो खुद अपने आप को पियानो बजाते हुए सुनता है तब तो उसका मन करता है कि बस ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि वो बहुत बेकार बजा रहा था। और उसका पियानो सुनने बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि पता नहीं उस पुराने कोसे को क्या हो गया। और सुबह की तो अभी भी मुंह फुला के बैठी हुई थी। तब कोसे अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही नहीं है, तो मैं इस कंपटीशन से अभी भी पीछे हट सकता हूँ। पर काओरी बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम वहाँ पर पहले से ही लिखवा दिया है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका वॉलेट वो पहले ही चुरा चुकी है। इसका मतलब ये सब फीस उसने कोसे के पैसे से ही भरी है। तो अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय प्रैक्टिस करने के और कंपटीशन में पार्ट लेने के अलावा। तो वो इसको प्रैक्टिस करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सब चले जाते हैं मजे करने के लिए। अब कई दिन बीत चुके थे पर कोसे तो बिल्कुल भी इम्प्रूव कर ही नहीं रहा था। उसे वो मोटिवेशन मिल ही नहीं रही थी जो उसे चाहिए। अब रात को काओरी और सुबाकी घर जा रहे होते हैं। तब सुबाकी बोलती है, क्या तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं कर रही? हाँ मैं भी चाहती हूँ कि वो पहले की तरह पियानो बजाना शुरू कर दे, पर जितना प्रेशर तुम उस पर बना रही हो मुझे नहीं लगता वो सही है। हाँ माना एक टाइम पे वो परफेक्ट था, पर वो एक इंसान भी है, उसकी भी कई लिमिट्स है। पर काओरी उसे समझाती है ऐसा बस मैं उसी के लिए कर रही हूँ। वो बस दिखावा करता है कि बिना म्यूजिक के वो खुश रह सकता है, पर उसकी असली खुशी म्यूजिक में ही छुपी है। तब सुबाकी उससे उदास होते हुए पूछती है कि आखिर तुम उसकी मदद कर क्यों रही हो, आखिर वो तुम्हारा लगता क्या है? तब वो मजाक में बोलती है, बस ये समझ लो कि वो बस मेरा एक छोटा भाई है जिसे मदद की जरूरत है। और ये बोल के काओरी वहाँ से चली जाती है और सुबाकी चली जाती है अपने रास्ते। पर जैसे ही सुबाकी आगे जाती है काओरी वापस भाग जाती है स्कूल की तरफ। और तब उसके पास कॉल आता है साइतो का।
वो बोलता है कि मैं स्कूल में प्रैक्टिस करने के बाद घर वापस जा रहा था, और तुम्हारा क्या? तब वो बोलती है हाँ, हमारी भी प्रैक्टिस चल रही थी तो हम भी लेट ही जा रहे हैं। पर ये बोलते समय उसे रियलाइज होता है कि वो हम किसको बोल रही है, वो तो यहाँ पर अकेली है। और पता नहीं कितना टाइम हो चुका है कि कोसे उसके साथ घर नहीं गया, वरना ये दोनों हमेशा घर साथ में जाते थे। पता नहीं कितना समय हो गया उसको कोसे के साथ अकेले जाए हुए, और ऐसा तब से हुआ है जब से काओरी उनकी बीच में आई है। तब थोड़ा वो रुकते हुए बोलती है कि क्या होगा अगर हम एक डेट पे जाएं? इसका मतलब इसने डेट के लिए हाँ बोल दिया था। और दूसरी तरफ इतनी रात को काओरी जाती है कोसे के पास, और वो सबसे पहले जाके उससे माफी मांगती है उसको इतना पुश करने के लिए। सुबाकी की बातें सुनने के बाद उसे रियलाइज हो चुका था कि वो इस पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना रही है। पर कोसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, पर जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैंने तुम में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करा था। जब तुम म्यूजिक प्ले करती हो तो पूरी दुनिया कलरफुल हो जाती है, क्योंकि तुम अपने म्यूजिक को अपने दिल से प्ले करती हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी फिर से वैसा कर सकूं, पर इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, तो तुम अपने आप को दोष मत दो। अब अगले दिन से स्पोर्ट्स डे चालू होने वाले थे, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वतारी और सुबाकी। वतारी फुटबॉल के लिए और सुबाकी बेसबॉल के लिए। वतारी में तो फुल कॉन्फिडेंस था, पर सुबाकी थोड़ा परेशान थी। बाहर पूरा स्पोर्ट्स डे चल रहा था, पर कोसे अंदर अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। तब काओरी डिसाइड करती है कि इसको भी बाहर लेके जाए ताकि थोड़ी देर फ्रेश हवा तो ले ले। तो ये दोनों जाते हैं सुबाकी का गेम देखने के लिए, और अब सुबाकी की ही बैटिंग चल रही थी। पहले तो वो खुश होती है कि कोसे उसका मैच देखने आया है, पर फिर वो बगल में देखती है उसके काओरी को, और मानो उसका दिल टूट जाता है। तो पहली बॉल पे उसे मिलती है एक स्ट्राइक। और अगर आपने डोरेमोन देखा होगा तो इसके रूल आपको पता होंगे ही, तब भी मैं फिर से बता देता हूँ। तो अगर सुबाकी को 3 स्ट्राइक मिली तो वो आउट हो जाएगी, और अगर शॉट मार के उसने पूरे होम का चक्कर नहीं लगाया और उससे पहले उससे बॉल टच हो गई तो वो तब भी आउट हो जाएगी। तो पता नहीं कोसे और काओरी को साथ में देख के उसे ऐसा क्या होता है, वो खेल ही नहीं पाती और उसे मिल जाती है दूसरी स्ट्राइक भी। अब ये आखिरी मौका था, अगर इसने हिट नहीं करा तो ये आउट हो जाएगी। तो फाइनली किसी तरह वो तीसरी बॉल हिट कर ही देती है। अब वो भागना स्टार्ट करती है, पर उसके मन में तरह तरह की चीजें चले जा रही थी। और उसी बीच में हमें दिखाई जाती है वो डेट जो इसने कल करी थी साइतो के साथ, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस डेट पे बस कोसे की बातें करी जा रही थी। वो उसे बचपन की बातें बताती है। क्या तुम्हें पता है कि कोसे बचपन में कैसा था? बचपन में मैं उसे कंधे पे बिठा के लेके जाती थी, वो तो बस रोता रहता था, और उसकी बुराई करते करते अब वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। पर तुम्हें पता है कि वो म्यूजिक में कितना अच्छा है? अगर बात पियानो बजाने की हो तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और वो बिना रुके उसकी तारीफ करे जा रही थी। तब साइतो भी स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हारी सुई हर बार कोसे पे जाके क्यों अटकती है? आज तक हमने जितनी बार भी बात करी है तुम हर बार कोसे को बीच में लाती ही हो। और सुबाकी को खुद रियलाइज नहीं होता कि वो कोसे के बारे में कितनी बातें करती है। और हमें अब दिखाया जाता है कि सुबाकी भागे जा रही होती है। अगर ये अभी रुक गई तो ये गेम जीत सकते हैं, पर अभी उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा होता। वो बस चक्कर लगाती रहती है और वो सोचते रहती है कि मैं तुम्हारे साथ बचपन से थी, तुम्हारे अच्छे समय में, तुम्हारे बुरे समय में मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। पर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। और ये अभी भी भागे जा रही थी। उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि तुम अभी रुक जाओ वरना हम आउट हो जाएंगे, पर सुबाकी को कुछ सुनाई देता ही नहीं। और वो अपने मन में बोलती है कि प्लीज मुझ पे ध्यान दो, एक बार फिर से मेरी तरफ देख लो जैसे तुम पहले देखा करते थे। और ऐसा करते करते वो डाइव मारती है, पर दूसरी टीम उसे बॉल से टच कर लेती है और वो आउट हो जाती है। अब सीन कट होता है। नाव और सुबाकी बस चले जा रहे थे। नाव भी उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि वो किस दौर से गुजर रही है। पर तभी नावचान देखती है कि आगे से कोई आ रहा है। फिर वो सुबाकी को बोलती है कि चलो ठीक है, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें लेने तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। सुबाकी बोलती है साइतो, वो इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर हमें दिखाया जाता है कि वो साइतो नहीं होता है कोसे, और वो उसे अपने कंधे पे उठा के लेके जाता है, ठीक जैसे बचपन में वो उसे लेके गई थी। क्योंकि आज के गेम की वजह से उसके पैर पे बहुत बुरी मोच आ चुकी थी। और वो उसे बचपन की ही बात बताता है कि तुम्हें याद है कि किस तरह बचपन में तुम मुझे लेके गई थी? तुम हर बार मेरी परवाह करती हो। मेरी मॉम के जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तो ये सोचना भी मत कि घर पहुंचने से पहले मैं तुम्हें नीचे छोड़ूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं पहले की तरह पियानो बजाने लग जाऊं ताकि तुम मुझे देख सको। और ये सुन के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इसका मतलब कोसे भी उस पर ध्यान दे रहा था जो सुबाकी ने उसके लिए करी, और वो अब रोने लग जाती है। हालांकि वो रोने का बहाना ये देती है कि मेरी टीम मेरे वजह से मैच हार गई, पर इसका बस ये रीजन नहीं था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है
कि अब 2 लोग और आ चुके हैं इस पियानो कंपटीशन में, और वो बस यहाँ पर आए हैं अरीमा कोसे के लिए। वो बोलते हैं कि इस बार हम तुम्हें कुचल के रख देंगे। अब इसके बाद अगले दिन मैच था वतारी का, पर वो भी अपना मैच हार जाता है। पर वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है और वो इतना ज्यादा उदास नहीं लग रहा था। कोसे को तो लगता है कि ये सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वतारी बाथरूम में जाके बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि ये मैच उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब तीनों ही लोग अपना मैच हार चुके थे। काओरी अपना कंपटीशन हार गई, सुबह की बेसबॉल मैच और वतारी सॉकर मैच। तो वतारी भी बोलता है कि अब पूरी जीत की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, क्योंकि कम से कम 4 दोस्त में से कोई एक तो जीते। पर कोसे भी बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसने पिछले 2 साल से कोई भी बड़ा कंपटीशन नहीं खेला, और इतनी मेहनत करते करते तो वो बेहोश तक हो जाता है। और इसके लिए कायोरी उसे बहुत कुछ सुनाती है कि तुम्हें कंपटीशन जीतना है वो अलग बात है, पर तुम अपना खाना नहीं छोड़ सकते। पर तभी वो सामने देखती है एक बिल्ली को, और पता नहीं क्यों उस बिल्ली को देख के अरीमा कोसे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये बिल्ली उसे अपनी मॉम की याद दिलाती थी। तब वो इसकी पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि जब मैं छोटा था मेरे पास भी ठीक है कैसी ही बिल्ली थी, पर एक दिन उसने मेरे हाथ पे काट लिया और ये मेरी मॉम से सहन नहीं हुआ, क्योंकि उस बिल्ली की वजह से मैं अपना पहला पियानो कंपटीशन हार सकता था। तो वो बिल्ली को लेके गई और उसे कहीं दूर छोड़ दिया। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें रोक सकूं। तो बस ये समझ लो कि ये बिल्ली मुझे अपने ट्रॉमा की याद दिलाती है, और उस दिन के बाद से मैं बस अपनी माँ की परछाई ही बन के रह गया। तब वो उससे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माना तुम सुबाकी की तरह स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, मैं मानती हूँ कि तुम लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं हो जिस तरह वतारी है, और तुम अपनी माँ की परछाई तो बिल्कुल नहीं हो। तुम हो अरीमा कोसे, और तुम्हें भी वैसे ही जीना चाहिए जैसे तुम चाहते हो। बस तुम जो भी करते हो उसे अपने पूरे दिल से करो। अब वो पहले से ज्यादा मोटिवेट हो चुका था, तो कल सब इसका कंपटीशन देखने आ जाते हैं। और जब वो जा रहा होता है उसे मिलते हैं अपने 2 सबसे बड़े ओपोनेंट एमी और तकाशी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये सब लोग बच्चे थे। तो दरअसल ये इसके नए ओपोनेंट नहीं है, ये दोनों इससे बचपन से ही कम्पीट कर रहे हैं, पर ये हर बार हार जाते थे। ये दोनों या तो सेकंड आते थे या तो थर्ड, क्योंकि फर्स्ट हर बार अरीमा कोसे ही आता था। अब हमें इन दोनों का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तकाशी बहुत ज्यादा गुस्से में था। एमी उससे बोलती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, इसीलिए क्योंकि तुम अरीमा कोसे को हरा नहीं पाए। तब वो बोलता है बात बस इतनी नहीं है, जरा उसका एटीट्यूड तो देखो, वो तो रिजल्ट को देख के भी नहीं गया, वो बिना देखे ही घर चले गया। मान लो उसे पता होगा कि वही जीतेगा, और यही चीज थी। कोसे कभी अपना रिजल्ट देखने के लिए रुकता ही नहीं था। तब वो एमी से पूछता है तुम तो बड़ी चिल लग रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कूल माइंडेड हो। पर वो तो बस अपना गुस्सा छुपा रही थी। वो भी बोलती है कि मैं उस कोसे के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, उसके वजह से हर बार मुझे सेकंड आना पड़ता है। आखिरकार वो अपने आप को समझता गया है। अब ये दोनों उसे घूर रहे थे, पर हमें पता चलता है ये दोनों मन के इतने बुरे नहीं होते, बल्कि तकाशी तो उसे ग्रीड भी करता है। वो कोसे से बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिले, पर कोसे तो उसे जानता ही नहीं था, क्योंकि वो कंपटीशन के बारे में कभी रुकता ही नहीं था और वो हर बार फर्स्ट आता था। तो अरीमा कोसे को तो सब जानते थे, पर ये यहाँ पर किसी को नहीं जानता। और तकाशी उसके सामने तो कुछ नहीं बोलता, पर अपने कमरे में जाने के बाद वो और ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें भूलने की। और दूसरी तरफ एमी तकाशी को शांत करवा रही होती है। वो भी उसे सेम चीज बताती है कि उस बात को इतना दिल पे मत लो, वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें भूल गया, वो तुम्हें कभी जानता ही नहीं था, पर वो इस साल जरूर जान जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तकाशी ये कंपटीशन पिछले साल जीत चुका है और उसे जर्मनी से ऑफर भी आया था बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, पर वो मना कर देता है ताकि वो अरीमा कोसे के साथ फिर से कंपटीशन कर सके, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में एक बार तो अरीमा को हराना ही था। और सच में ऐसा ही होता है। पहली बार कोसे उसको नोटिस करता है और तकाशी स्टार्ट कर देता है पियानो बजाना। अब सब लोग यहाँ पर उसके फैन थे, क्योंकि ये था पिछले साल का विनर। अब तकाशी के टीचर की तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उसने जर्मनी का ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया। दरअसल जब तकाशी छोटा था तब उसने पहली बार अरीमा को प्ले करते हुए देखा और वो उसका फैन बन गया, और उसका बस एक ही सपना था कि वो अपने आइडल जितना बड़ा बन जाए या फिर उससे भी महान। और यही रीजन है कि वो जर्मनी जाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है। अब वो पियानो प्ले करने लग जाता है और ये नियरली परफेक्ट था। हालांकि उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था, पर फिर भी वो डर उसकी म्यूजिक को खराब नहीं कर रहा था। उसके कई लोग फैन बन चुके थे और ये लगातार 2 साल से जीतते हुए भी आ रहा था। और इसका परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा था, खुद कोसे भी अपने आप को नहीं रोक पाता उसका परफॉर्मेंस देखने से। और एमी और कोसे उसका परफॉर्मेंस साथ में देखते हैं।
अब सब लोगों को इसका परफॉर्मेंस इतना पसंद आता है, पर जैसे ही ये बाहर जाता है ये तो नीचे गिर जाता है क्योंकि इसके पैर बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। पिछले साल का विनर होने के बाद भी इस बार ये बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि इस बार इसे मजा चकाना था अरीमा कोसे को। और जैसे ही कोसे उसके सामने आता है वो उससे अपनी ऊंची आवाज में बोलता है, क्या तुमने मेरा परफॉर्मेंस देखा? पर कोसे बस एक स्माइल के साथ उसकी तारीफ करता है कि तुम सच में कमाल के थे, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने से। और उसके मुंह से तारीफ सुन के वो पिघल जाता है। एमी को यकीन नहीं होता कि अभी कुछ देर पहले ये इसको तबाह करने की बात कर रहा था। अब बारी थी एमी की। तब सुबह की बताती है कि मैं इन दोनों को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि जब बचपन में मैं कोसे को सपोर्ट करने जाती थी तब एमी और तकाशी हर बार सेकंड या थर्ड आते थे और कोसे आता था हर बार फर्स्ट। वतारी बोलता है कि तो तुम इतनी प्राउड क्यों हो रही हो, जैसे कि वो तुम्हारा बेटा है। पर तब सुबाकी और काओरी नोटिस करते हैं कि कोसे के जाने के बाद तकाशी की परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पर एमी कभी कभार वो थर्ड आती है, कभी फिफ्थ और कभी कभार तो वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाती। और ये चीज थोड़ी अजीब थी क्योंकि एमी तो उस टाइम पे सेकंड आती थी। तो आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया इन 2 सालों में? तब तकाशी के टीचर और एमी की टीचर आपस में बात करते हैं। तकाशी का टीचर बोलता है कि इस बार तो फिर से तकाशी ही जीतेगा और वो एमी के बारे में भी पूछते हैं कि आखिरकार उसे हुआ क्या है, वो अब पहले जैसी नहीं रही। तब एमी की टीचर बताती है, हाँ माना एमी और तकाशी दोनों को अपोनेंट ही एक है पर उनकी सोच अलग अलग है। एक तरफ तकाशी जिसने कोसे के जाने के बाद इतनी मेहनत करी कि वो उसको सरपास कर दे, और दूसरी तरफ एमी कोसे के जाने के बाद तो मानो उसका कंपटीशन ही खत्म हो गया, उसका अब इन चीजों में मन लगी नहीं रहा था। फिर हमें एमी की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल जब एमी छोटी थी तब उसने भी कोसे का परफॉर्मेंस पहली बार देखा था और उसका परफॉर्मेंस देख के उसको उसका म्यूजिक इतना पसंद आया कि वो तो रोने तक लग गई और उसने डिसाइड करा कि वो भी कोसे की तरह महान बनेगी। हाँ, हालांकि उसके जाने के बाद ये मोटिवेशन खत्म हो गई, पर अब वो वापस आ चुका है। तो अब एमी भी प्ले करना शुरू करती है। अब एमी भी पियानो बजाना शुरू कर देती है, पर इसका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अलग था क्योंकि इस बार ये पियानो अपनी पूरे दिल से बजा रही थी। पिछले 2 सालों में इसने ऐसा प्ले बिल्कुल नहीं करा था और देख के लग रहा था कि इस बार पियानो ये ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि बजा रही है अरीमा कोसे के लिए। और तकाशी का टीचर भी हैरान हो जाता है, उसे लगा था कि इस साल भी तकाशी जीतेगा, पर एमी का परफॉर्मेंस देखने के बाद अब वो थोड़ा डाउट में चले गया था। मानो एमी को परवाह ही नहीं है कि कोई उसके आसपास है भी या नहीं, वो पूरे दिल से अपना पियानो बजा रही थी और ये जजेस को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर से इसको देख के भी कोसे को अपनी दुनिया कलरफुल लगने लग जाती है और इसी के साथ एमी का परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। अब सबकी बारी पूरी हो चुकी थी और अब नंबर था कोसे का। और जितना नर्वस कोसे नहीं था उससे ज्यादा नर्वस तो सुबाकी थी कि आखिर वो बजा पाएगा भी या फिर नहीं। और जब कोसे आता है सब लोग खुश थे, यहाँ तक कि तकाशी और एमी भी, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट बजा रहा था ठीक पहले की तरह। उसने कोई भी नोट्स में एक भी गलती नहीं करी, मानो वो इंसान है ही नहीं, एक मशीन है जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। पर बीच में उसे अपनी मॉम की झलक दिख जाती है। अब वो फिर से पैनिक हो चुका था, पर इसे हर बार अपनी मॉम की झलक क्यों दिखती है और ये इतना पैनिक क्यों हो जाता है? तो अब हमें दिखाया जाता है इसका पास्ट, जहाँ पर बचपन में ये बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने नहीं जाता था। ये हर बार सुबाकी को मना कर देता था खेलने के लिए और इसके हाथ पे पूरी चोट लगी रहती थी क्योंकि इसकी मॉम इसे बहुत बुरी तरह मारती थी अगर ये पियानो के नोट्स बजाने में थोड़ी सी भी गलती करता था तो। और इसकी मॉम बीमार पड़ने लगी थी तो ये अपनी मॉम के लिए और मेहनत करता है। ये हर बार फर्स्ट आता था ताकि इसकी मॉम जल्दी सही हो जाए। और यहाँ तक कि बचपन में ये अच्छे से खाना तक नहीं खा पाता था क्योंकि इसकी मॉम हॉस्पिटल में रहती थी, इसके डैड बिजनेस की वजह से बाहर रहते थे, तो ये सैंडविच के सहारे ही जिंदा रहता था। हालांकि कभी कभार सुबह की इसे अच्छा खाना दे देती थी, पर फिर भी ये अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए बहुत मेहनत करता था। तो एक दिन उसकी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और वो इसका परफॉर्मेंस देखने आती है। हालांकि ये फर्स्ट आता है, सब इसकी तारीफ करते हैं, पर इसकी मॉम इसे बहुत बुरी तरह मारती है क्योंकि बस इसने एक नोट को बजाने में गलती कर दी थी। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर इसकी मॉम चाहती थी कि ये थोड़ी सी भी गलती ना करे। उसकी मॉम इसे इतना बुरा मारती है कि कोसे के खून तक निकलने लग जाता है और कोई भी उसे रोकने नहीं आता। पर अब कोसे से सहन नहीं होता, वो फाइनली अपना स्टैंड ले लेता है। वो बोलता है कि मैंने आपके लिए इतना कुछ करा पर आपको कभी मेरी परवाह थी ही नहीं, तो अच्छा ही होगा
कि आप मर जाओ। हालांकि वो उस टाइम पे गुस्से में था, पर सच में उसी दिन उसकी मॉम की मौत हो जाती है और उसके डैड बाहर थे तो सुबाकी के अलावा उसका कोई नहीं था। सुबाकी उससे बोलती है कि वो कंपटीशन से पीछे हट जाए, पर वो मना कर देता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम की मौत अभी हुई है, पर मैं अभी इससे पीछे नहीं हट सकता। और जब कंपटीशन का दिन आता है वो हर बार की तरह परफेक्ट पियानो प्ले करता है और इस दिन के बाद से पहली बार उसे दिखती है अपनी मॉम की झलक और उसे पियानो के नोट सुनाई देना बंद हो जाते हैं। ये वही सीन है जो हमें एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, क्योंकि इसी के बाद से इसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और इसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। तो अब इस ट्रॉमा की वजह से वो अच्छे से पियानो नहीं बजा पा रहा होता। बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर परफेक्ट अरीमा को क्या हो गया, उसे नोट सुनाई देना बंद हो जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गहरे समुद्र में ये बजा रहा है और ये सब हो रहा था उसके ट्रॉमा की वजह से। उसे इतना बेकार बजाता हुआ देख तकाशी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने 2 साल लगा दिए तुमसे कंपटीशन करने के लिए, पर क्या तुम अब ऐसे हो चुके हो? आखिरकार वो कोसे कहाँ गया जो अपने दिल से बजाता था? और एमी इतना नर्वस अपने बारे में नहीं हुई थी जितना वो कोसे के बारे में हो चुकी है। वो बस गॉड से विश कर रही होती है कि ये फिर से पहले की तरह बजाना शुरू कर दे। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तो अचानक से इसे हुआ क्या? दरअसल उसकी मॉम की इमेज उसकी बस एक इमेजिनेशन ही है कि उसकी मॉम ने उसे श्राप दे दिया कि अब से वो नोट्स नहीं सुन पाएगा और वो फाइनली पियानो बजाना बंद कर देता है। इसका बस एक ही मतलब है कि ये डिस्क्वालीफाई हो चुका है। सबको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर तभी कोसे को याद आता है कि जब उसने लास्ट टाइम काओरी के साथ प्ले करा था तब भी वो रुक गया था, पर काओरी वो कभी नहीं रुकी। तो कोसे भी डिसाइड करता है कि हालांकि वो कंपटीशन से तो बाहर हो चुका है, पर अब वो प्ले करेगा काओरी के लिए और वो फिर से बजाना शुरू करता है। और इस बार वो इतनी जेंटली बजाता है कि सब लोग हैरान थे। अब वो ठीक वैसे बजा रहा था जैसे वो 2 साल पहले बजाया करता था, जिसमें इमोशंस है, ना कि एक मशीन की तरह। एमी की तो दिल की धड़कनें ही रुक जाती है, क्योंकि उसे फिर से वो कोसे मिल चुका था जिसका वो वेट कर रही थी। और यहाँ तक कि बाकी बच्चे भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसके म्यूजिक में इमोशंस थे। यहाँ तक कि बाकी जजेस भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना अच्छा बजा रहा था। और जब वो बजाना बंद करता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि वो ताली बजाए या फिर नहीं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग करी एक मशीन की तरह। उसने नोट्स ऐसे बजाए मानो वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। फिर वो एक बच्चे की तरह बस की को प्रेस करने लग गया, एक ऐसा बच्चा जिसे पियानो की कोई नॉलेज नहीं है। और तीसरी बारी में उसने ऐसा प्ले करा जो सबके दिल को छू गया, मानो 3 लोग अलग अलग टाइम पे पियानो बजा रहे थे। पर कोसे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, पर ये पियानो उसने कंपटीशन के लिए बजाया ही नहीं था, ये था काओरी के लिए। और ऑडियंस में सबसे पीछे उसे फिर से दिखती है अपनी मॉम की झलक, पर इस बार उनके चेहरे पे ईवल हंसी नहीं थी, वो थी एक केयरिंग हंसी। उसकी उस मॉम की हंसी जो उससे प्यार करती थी। उनमें से जो एक सबसे बड़ा जज होता है वो तो भड़क जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी पवित्र जगह का मजाक उड़ाने की। इसने कंपटीशन को मजाक समझ रखा है। पर वहाँ पर एक बड़ी पियानिस्ट भी होती है जो उसका पियानो सुन के क्लैप करती है और उसे बोलती है मिस्टर मीडियोकर। मतलब ना उसको उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा ना ज्यादा बेकार। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो जज उसे फिर से ताने देता है कि ये कंपटीशन एक म्यूजिक के हेवन की तरह है, तुम इसका मजाक नहीं बना सकते। पर तभी वो औरत जो अभी अंदर ताली बजा रही थी वो कोसे के पास आती है और बोलती है कि उस बुढ़े की बात मत सुनो, वो उम्र के साथ सटिया चुका है। कोसे तो उन्हें पहचान ही नहीं पाता। तब वो उसके गाल खींच के बोलती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं हूँ हिरिको। तब वो बोलता है कि मुझे माफ करना, आपने तो बाल अपने बिल्कुल बदलवा लिए, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। तब वो भी बोलती है हाँ, हमें 2 साल हो चुके हैं मिले हुए। और ये बाकी तीनों उसे देख रहे होते हैं। बतारी तो रोने लग जाता है कि ये इतनी सुंदर लड़की को जानता है और उसने मुझसे मिलवाया तक नहीं, आखिर ये कैसा दोस्त है। काओरी बोलती है कि ये तो जापान की सबसे बड़ी पियानिस्ट है। और तब सुबाकी को याद आ जाता है, अरे हाँ, ये तो कोसे की मॉम की दोस्त थी, ये पहले हर रोज उनके घर आया करती थी, पर जब से उनकी मॉम की मौत हुई है तब से ये दिखी ही नहीं। और हीरो को उसे गले लगा लेती है। दरअसल हीरो को उसे तब से जानती है जब से कोसे पैदा हुआ था, तो कोसे भी उसके लिए उसके बेटे की तरह है। तब हीरो को उससे सवाल पूछती है, तो आखिरकार उन दोनों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन, छोटे बाल वाली या फिर बड़े बाल वाली? वो मना करता है कि ये दोनों बस मेरी दोस्त हैं और कुछ नहीं। पर हीरो को बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, पर तुम्हारा म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलता। जिस तरह तुमने वो बजाया वो जरूर तुमने किसी ऐसे के लिए बजाया था जिससे तुम दिल से प्यार करते हो। पर कोसे को खुद अपनी बात पे यकीन नहीं होता कि भला वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि काओरी तो वतारी को पसंद करती है, मुझे नहीं। अब कौन कौन क्वालिफाई हो चुका है उनकी लिस्ट आ जाती है। एमी भी क्वालिफाई हो जाती है, तकाशी फर्स्ट आ जाता है,
पर वो फिर भी उदास था क्योंकि उसका सुपर हीरो हार चुका है। वो कोसे को अपने एक सुपर हीरो की तरह मानता था जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर आज वो हार चुका है। वो क्वालिफाई तक नहीं हुआ, पर मानो कोसे को उतनी परवाह थी ही नहीं। पर अगले दिन काओरी के पास आता है एक मेल और वो बताती है कि टोवा हॉल की तरफ से हमें इनवाइट करा गया है, मुझे और कोसे को, कि हम वहाँ पर प्ले कर सके। पर इस बार वो डिसाइड करता है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और अगले दिन जब हिरोको उसके घर पे आती है तो कोसे उनसे भी बोलता है कि प्लीज पहले की तरह मुझे पियानो सिखा दो, जैसे आप मुझे बचपन में सिखाया करती थी। अब इनकी ट्रेनिंग जी जान से चालू हो जाती है, पर जो गाला कॉन्सर्ट में ये सॉन्ग परफॉर्म करने वाले थे उसमें थोड़ा कोसे हिचकिचा रहा था क्योंकि वो था लव्स जॉय एंड लव सोरो। ये वही म्यूजिक था जो कोसे की मॉम उसे एक लोरी की तरह सुनाती थी। ये म्यूजिक उसको उसकी मॉम की याद दिलाता है। तब वो हिरोको से पूछता है कि आखिर मॉम मुझसे इतनी नफरत करती क्यों थी, पर तब हिरोको उसे समझाती है कि कोई माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। वो उस दिन बहुत खुश थी जब तुमने अपना स्टैंड लिया। हाँ माना उसका तरीका थोड़ा गलत था, पर वो सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती थी। कोसे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या, पर वो अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करता और काओरी के साथ दिन रात प्रैक्टिस करता है। और एक दिन ये तो इतने लेट हो चुके थे कि कोसे को उसे घर तक छोड़ने जाना पड़ा। काओरी के डैड पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, पर जब बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोसे है, वो तो बिल्कुल उसे प्रिंस ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। तब काओरी बताती है कि ये दोनों तुम्हारे बहुत बड़े फैन थे। जब तुम पियानो बजाते थे तब ये तुम्हारे सारे परफॉर्मेंस देखते थे। कोसे की रेपुटेशन पूरे टाउन में है, पर इतनी रेपुटेशन होने के बाद भी अब ये पहले की तरह प्ले नहीं कर पा रहा था। तब काओरी डिसाइड करती है कि क्यों ना हम एक ब्रेक लें। तो वो रात को जाते हैं स्कूल में पटाखे जलाने के लिए। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इधर नाव-चान को होता क्या है। अब ये सब लोग बात करने लग जाते हैं कि किस तरह हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तब भी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी। पर तब नाव-चान बोलती है कि तुम दोनों का क्या, तुम दोनों तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहे, तो क्या तुम म्यूजिक क्लास लोगे, क्योंकि आखिर फ्यूचर में तो तुम्हें म्यूजिशियन ही बनना है ना। पर ये सुन के काओरी थोड़ी उदास हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने फ्यूचर के बारे में अभी तक नहीं सोचा। पर तब वो स्माइल करके बोलती है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगी ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैं इस कॉन्सर्ट में अपना 100% दूंगी। तो अब इतने दिन हो चुके थे और फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आ चुका था और हमें दिखाया जाता है कि इनका कॉन्सर्ट देखने के लिए कोई स्ट्रेंज लड़की आई होती है। उसने अपना पूरा मुंह छुपा रखा होता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, पर उसकी टीचर उसे 2 मिनट में पहचान लेती है। जी हाँ, ये थी एमी जो खास कोसे को देखने यहाँ पर आई थी। बाकी सब आ जाते हैं पर काओरी खुद नहीं आती और न ही वो उनका कॉल उठा रही थी। वो बोलता है कि ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, इसने पूरे महीने मेरी जान खा रखी थी और अब ये खुद नहीं आई। पर कुछ तो चीज अजीब थी, काओरी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, पर अगर वो टाइम पे यहाँ पर नहीं आई तो शो कैंसिल करना होगा। तब हीरो को बोलती है हमें टाइम चाहिए, तो वो एक बच्चे से बोलती है कि क्या हमारी जगह तुम परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि जिसे प्ले करना था वो लड़की यहाँ पर नहीं आई। पर वो बच्चा साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं आखिरी में ही जाऊंगा। हिरोको का तो मन कर रहा था इसका चाटा मार के मुंह तोड़ दे, पर कोसे समझ जाता है ऐसा नहीं है कि वो बच्चा घमंडी है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर वो लड़की म्यूजिक की कदर नहीं कर सकती तो भला मैं उसकी क्यों करूं। वो इतने स्पेशल डे में भी लेट आ गई और हालांकि वो तो क्वालिफाई तक नहीं हुई थी, वो तो बस ऑडियंस के दम पे यहाँ पर पहुंच गई। हिरोको को तो अभी भी मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दे, पर कोसे उससे माफी मांगता है कि उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और तुम सही हो, हम किसी और की लापरवाही की वजह से शो खराब नहीं कर सकते। तो कोसे जाता है अकेला प्ले करने के लिए। सब हैरान थे कि आखिर काओरी है किधर, क्योंकि खास लोग यहाँ पर उसी को देखने आए थे। अब कोसे फिर से बजाना शुरू करता है, पर उसे अपनी मॉम फिर से दिखने लग जाती है हर बार की तरह। पता नहीं ये कब जाएंगी, पर उसे हिरोको की एक बात याद आती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। और अब हमें पूरी कहानी दिखाई जाती है हिरोको के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दरअसल कोसे की मॉम चाहती ही नहीं थी कि वो पियानिस्ट बने। दरअसल जब कोसे छोटा था तो हिरोको के उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है और वो आ जाती है उनके घर पे, और वो एक पियानिस्ट थी तो अपना सारा गुस्सा पियानो पे उतार देती है और कोसे उसे अच्छा फील कराने के लिए खुद पियानो प्ले करने लग जाता है। वो इतना छोटा था पर वो कीज को जेंटली प्रेस करके इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर पा रहा था कि उसे अपने कानों पे यकीन नहीं होता। और ये आइडिया हिरोको को था कि हमें कोसे को एक पियानिस्ट बनाना चाहिए क्योंकि ये तो एक जीनियस है। तो दरअसल उसकी मॉम तो चाहती ही नहीं थी कि वो पियानिस्ट बने, क्योंकि उनके दिमाग में ये कभी आइडिया आया ही नहीं। ये सपना था हिरोको का, पर अगर ये उसकी मॉम का सपना नहीं था तो वो इतनी स्ट्रिक्ट थी क्यों। तो दरअसल वो ये सब कर रही थी कोसे के लिए ही। जैसे कि हम देख ही सकते हैं अभी कोसे किस तरह रहता है। उसके डैड पूरे साल बाहर रहते हैं और उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो साकी को चिंता हो जाती है अपने बेटे के बारे में।
में। आखिर उसके मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि कोसे ना पढ़ाई में अच्छा था न स्पोर्ट्स में, वो बस एक ही चीज में अच्छा था, पियानो बजाने में। तो वो उसे इतना परफेक्ट बनाना चाहती थी कि इसको आराम से काम मिल जाए और ये अपने आप सरवाइव कर सके। तो उसकी मॉम ना चाहते हुए भी उस पर सख्ती करती है। हालांकि वो खुद अंदर से हर बार टूट जाती थी जब वो अपने बेटे को रोता हुआ देखती थी, पर उसे ऐसा करना ही होगा, वरना उसके मरने के बाद उसका क्या होगा, क्या उसका बेटा सरवाइव कर भी पाएगा या फिर नहीं। तो उसने अपने बेटे की जिंदगी में खुद को एक विलन बना लिया। चाहे वो उससे पूरी जिंदगी नफरत करे, पर कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हीरो को अपने आप को दोष दे रही होती है कि ये सब उसकी गलती है, उसे कभी साकी को बोलना ही नहीं चाहिए था इसे पियानिस्ट बनाने के लिए। पर अब कोसे भी धीरे धीरे समझने लग जाता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, उसकी मॉम सच में यहाँ पर नहीं है, बल्कि उसकी मॉम उसके अंदर है। और इसे वो सारे अच्छे मोमेंट याद आने लग जाते हैं जो भी उसने अपनी मॉम के साथ बिताए, कि किस तरह उसकी मॉम उसे लोरी सुनाती थी, उसे पियानो बजाना सिखाती थी और वो उससे कितना प्यार करती थी। अब उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी मॉम उससे कभी नफरत नहीं करती थी और अब सच में फाइनली वो अच्छे से पियानो बजा सकता था और उसे उसकी मॉम दिखना बंद हो जाती है। और इस बार ये पियानो बजाता है अपनी मॉम के लिए कि काश वो सुन सके। सब लोग इधर फिर से इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ तक कि वो बच्चा माइकी वो तक हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे बजा सकता है। और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर जाता है और हीरो को भी उससे बोलती है कि तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पियानो तुम बजा रहे हो, ऐसा लग रहा था कि वो साकी बजा रही है। और ये सुन के वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से अपनी मॉम को बुरा समझते आ रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। और वो उससे बोलता है जब मेरा म्यूजिक उनके पास गया होगा, और हीरो कोसान उसे बोलती है कि उसने जरूर सुना होगा, तुम्हारा म्यूजिक हेवन तक गया। अब दूसरा बच्चा माइकी और ज्यादा नर्वस हो जाता है, पर वो देखता है कि उसकी मॉम कितनी ज्यादा नर्वस है, तो वो भी कोसे की टेक्निक अपनाता है और वो बजाता है बस अपनी मॉम के लिए। और सभी लोग हैरान थे, हालांकि ये भी एलिमेंट्री स्कूल का विनर रह चुका है, पर कोसे की परफॉर्मेंस देखने के बाद इसे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली है और ये भी और इम्प्रूव कर चुका है। और एमी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब फाइनली पुराना कोसे वापस आ चुका है, अब मैं उसे मसल सकती हूँ, अब बस वो मेरे सामने आ जाए। और सब कोसे को कांग्रेचुलेशन करने जाते हैं, पर पता नहीं पहली बार सुबाकी को क्या होता है, कोसे को देख के उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती है। अब वो उसके साथ बहुत फॉर्मल बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर उससे थोड़ी देर भी बात करेगी तो वो रोने लग जाएगी, पर उसे खुद समझ में नहीं आता ये आंसू है किस चीज के, खुशी के या फिर दुख के। और कोसे सुबाकी पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अभी तो मजा चकाना था उस बदतमीज लड़की को जो उसे बीच में छोड़ के भाग गई। पर अगले दिन उसे ये पता चलता है कि काओरी तो हॉस्पिटल में थी और वो भागते हुए जाता है उसके पास। काओरी उसे बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बस चक्कर खा के गिर गई थी। पर कोसे डरा हुआ था, क्योंकि उसको देख के उसे अपनी मॉम की याद आ गई और उसे डर था कहीं उसकी मॉम की तरह ये भी उसे छोड़ के ना चली जाए। काओरी स्ट्रॉन्ग बनने का बस दिखावा कर रही थी, कोसे को लग रहा था कि वो कुछ बड़ी बात छुपा रही है, पर वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नाओसान और सुबाकी अकेले लंच कर रहे होते हैं और सुबाकी तो फोन पे चिपकी हुई थी और उसे पता था कि ये कोई और नहीं सैतो सेनपाई हैं। नाओ बोलती है कि तुम उसके साथ अभी भी क्यों हो, क्या तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ? तब सुबाकी बोलती है कि भला मैं ब्रेकअप क्यों करूंगी। नाओसान पूरी तरह से कंफ्यूज थी, वो उससे डायरेक्ट पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती भी हो या फिर नहीं, और इसका जवाब वो सीधी तरीके से नहीं देती। वो बस इतना बोलती है कि हाँ मुझे उन पे क्रश था और मैं अभी भी उन्हें पसंद करती हूँ। पर नाओचान बोलती है पसंद करना और प्यार करने में जमीन आसमान का फर्क है, और चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो तो कोसे का क्या। और उसका नाम सुन के वो थोड़ी पैनिक हो जाती है, वो बोलती है कि तुम कोसे को बीच में क्यों ला रही हो, हाँ माना हम बचपन से साथ हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के सुख और दुख देखे हैं, पर वो मेरे छोटे भाई के अलावा कुछ नहीं है। पर नाओचान इतनी बेवकूफ नहीं थी, वो बोलती है कि ये बस तुम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रही हो, तुम बस अपने आप को तसल्ली दे रही हो कि अगर तुमने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस कर ली तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ ना जाए। तुम कोसे को पसंद करती हो पर उसे बता नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्ती भी नहीं बिगाड़नी। और इस बात पे वो उसका खाना छीन के खा जाती है और वो फिर से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोसे को उस तरह से पसंद नहीं करती। अब हमें फिर से सुबाकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह वो कोसे की परवाह करती थी। वो जो भी चीज करती थी उसमें वो कोसे को हर बार इंक्लूड करती ही थी, चाहे वो बेसबॉल खेलने जाना हो, मिट्टी से एक बॉल बनानी हो या फिर कुछ भी। उसने कोसे को कभी पीछे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आज भी वो कोसे के बारे में ही बातें करती रहती है। कभी कभार तो खुद साइतो भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कोसे के बारे में कितना बोलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी सुबाकी को म्यूजिक कभी पसंद था ही नहीं, वो उसके कानों में चुभता था और म्यूजिक ही उसे कोसे से दूर रखता था। पर हमने पूरे एनिमे सीरीज में देखा ही है कि किस तरह वो कोसे को फोर्स करती है कि वो पियानो बजाए, और ऐसा वो इसीलिए करती है ताकि कोसे खुश रह सके।
ना कि वो। इसका मतलब उसके लिए कोसे की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और नाओ-चान से ये देखा नहीं जाता। वो देखती है कि वो किस तरह साइतो सेंपाई का यूज कर रही है कोसे से दूर जाने के लिए, और वो ये बात वतारी को भी बताती है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी तो बहुत देर हो जाएगी, क्या पता वो कोसे को हमेशा के लिए खो दे। तब वतारी बोलता है कि मैं उनके साथ बचपन से हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता होगा कि सुबाकी कोसे को पसंद करती है। कोसे और खुद सुबाकी को छोड़कर पूरे स्कूल को पता है कि सुबाकी उसे पसंद करती है। हाँ, पर हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, ये चीज उसे खुद रियलाइज करनी होगी। पर नाओ-चान एक अच्छी दोस्त थी, वो सही मोमेंट का इंतजार नहीं कर सकती थी, उसे एक्शन जल्दी लेना होगा। तो वो कोसे को एक फेक कॉल करती है कि सुबाकी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। और कोसे उसके पास भागते हुए आ जाता है और सुबाकी को ये सुन के अच्छा लगता है कि वो उसके लिए पागलों की तरह भाग के यहाँ पर आ गया, मानो उसको कितनी परवाह है। तो अब ये वॉक कर रहे होते हैं, बस ये दोनों, बीच में और कोई नहीं। पर तभी कोसे उसे एक ऐसी बात बताता है जो शायद वो सुनने के लिए कभी तैयार थी ही नहीं, कि वो एक म्यूजिकल हाई स्कूल में जाएगा जहाँ पर वो आगे जाके भी म्यूजिक सीख सके। इसका मतलब अब वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएगा, क्योंकि वो स्कूल बहुत दूर है तो उसे घर भी कहीं और लेना पड़ेगा। और ये सुन के वो अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि बस कोसे उसके करीब में इसीलिए था क्योंकि वो पड़ोसी थे। पर अगर कोसे यहाँ से चली गया तो वो उसे भूल जाएगा, वो तो अभी से उसे इग्नोर करना शुरू कर रहा है। तो जब वो दूर चली जाएगा तो क्या वो उसे याद भी रखेगा या फिर नहीं, और ये इससे सहन नहीं होता। तो ये यहाँ से रोते हुए भाग जाती है, क्योंकि शायद कोसे के लिए उसको भुलाना आसान हो, पर सुबाकी ऐसा नहीं कर सकती। अब हर बार की तरह जब भी सुबाकी परेशान होती है, उसका असर उसके स्पोर्ट्स में दिख जाता है और नाओ-चान उसे तुरंत पकड़ लेती है। हालांकि अभी पूरा कंफर्म नहीं था कि कोसे का उस स्कूल में एडमिशन होगा या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है। पर उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं हुआ तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हिरोको इसे बाहर भेज देगी। तो दोनों तरफ से सुबाकी की हार ही है। अब सुबाकी और भी ज्यादा चुपचाप रहने लगी थी, शायद इस वजह से क्योंकि जल्द ही वो कोसे को खो देगी और शायद वो 1-2 साल में उसे भूल भी जाए। अब जब साइतो और ये दोनों जा रहे होते हैं, साइतो बताता है कि अब उसे कोई और पसंद आ गया है, वो बेसबॉल टीम की मैनेजर है, मुझसे बिल्कुल अलग। दरअसल वो उसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहता था कि वो सुबाकी को छोड़ रहा है, और ऐसा वो अपने मतलब के लिए नहीं कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था सुबाकी के लिए, क्योंकि इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद उसे समझ में आ गया था कि वो बस कोसे को पसंद करती है, पर वो कभी अपने मुंह से कहेगी नहीं, तो उसे ही कुछ करना होगा। और सुबाकी उससे माफी मांगती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, पर साइतो को इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद चाहता है कि अब ये कोसे के साथ ही रहे। अब वो पियानो रूम में जाके अकेले पियानो बजाने लग जाती है और कोसे उसके आगे बगल में बैठ जाता है। वो पागलों की तरह रोई जा रही थी कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसने मुझे छोड़ दिया, बस इसीलिए क्योंकि मैं किसी और के बारे में सोचती रहती थी। और वो अपने मन में सोचती है कि उसने कोसे को कभी कन्फेस इसलिए नहीं करा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन लोगों की दोस्ती बिगड़ जाए। वो सोचती थी कि ये ऐसे ही स्कूल से घर और घर से स्कूल आते रहे और अपना टाइम एंजॉय करते रहे, पर सब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। वतारी, कोसे और बाकी सभी लोग, बस यही है जो पीछे रह गई। शायद ये चाहती थी कि ये लोग बस स्टूडेंट ही रहें, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे बस अपना पियानो बजाया जा रहा था, वो उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं करता। तो वो उस पे चिल्ला के बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक लड़की रो रही है? तुम्हें मुझे चुप करवाना चाहिए, पर तुम तो पियानो बजा रहे हो। इससे अच्छा तो तुम चले ही जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम मेरे पास रहो या फिर ना रहो। तब कोसे बोलता है, अगर तुम्हें मेरे पास रहने या ना रहने से फर्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हारे पास ही रहना पसंद करूंगा। और ये चीज सुन के वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शायद वो गलत थी, कोसे उसके बारे में नहीं भूलेगा। अब कई दिन हो चुके थे काओरी को हॉस्पिटल में, पर कोसे की जाने की हिम्मत होती ही नहीं। कभी रास्ते में बिल्ली आ जाती है, कभी कौआ, और एक दिन तो पेड़ से उसके ऊपर एक लड़की ही गिर गई थी। हालांकि वो कोसे को तंग करने के लिए वहाँ पर चढ़ी थी। इसका नाम होता है नागी, और ये रिक्वेस्ट करती है हिरोको से कि उसे पियानो सिखा दे। हिरोको उसका टेस्ट लेती है और वो पास हो जाती है, पर एक शर्त थी, उसे पियानो सिखाएगा कोसे। और हिरोको को इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, पर जब बाद में वो थोड़ी रिसर्च करती है उसे पता चलता है कि ये है छोटी बहन तकाशी की। अब फिर से बहुत दिन हो चुके थे और वो अभी तक काओरी से मिलने नहीं गया। तो वो उसे फोन करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सब लोग मुझसे रोज मिलने आते हैं, तुम क्यों नहीं आते? पहले तो वो हैरान हो जाता है कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया। दरअसल अभी तक कोसे के पास काओरी का नंबर नहीं था और उसे तो यही लगता था कि काओरी उसे अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती, पर वो तो खुद उसे अपने उधर बुला रही है। तो उससे वादा करता है कि वो कल पक्का आएगा, वो भी केक के साथ। और काओरी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर हॉस्पिटल में ही चलते चलते अचानक से उसके पैर काम करना बंद कर जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लग जाती है।
तब हमें दिखाया जाता है इसका हॉस्पिटल आने का असली रीजन। दरअसल कंपटीशन से एक रात पहले इसके इसी तरह पैर काम करना बंद कर गए थे और इसके सर पे बहुत गहरी चोट आ गई थी। ऐसा नहीं है कि इसके पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर गए, ऐसा बस कभी कभी होता है। हालांकि कोसे ने वादा करा था कि वो काओरी से मिलने जाएगा, पर उसको नागी को भी प्रैक्टिस करवानी थी तो उसे टाइम मिलता ही नहीं। और देख के साफ पता चल रहा था कि नागी उसे पसंद नहीं करती। हाँ, हालांकि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती कि वो पियानो बजाने में एकदम परफेक्ट है। नागी हर बार मन में यही सोचती है कि किस तरह वो कोसे को मजा चकाए या फिर उसको नुकसान पहुंचाए, और ये चीज हीरो को नोटिस कर लेती है और वो अकेले में उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है, पर वो मेरा बेटा है और अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर नागी हिरोकी के सामने स्वीट बन रही होती है कि वो तो मेरे मास्टर है, मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। अब नागी को सिखाते सिखाते उसे टाइम मिलता ही नहीं कि वो हॉस्पिटल जा सके, तो काओरी खुद ही आ जाती है उसके पास। हालांकि वो वहाँ पर मिलने तो बतारी से आई थी, पर वो जा चुका था। तब काओरी बोलती है कि वो नहीं तो तुम ही सही, अब जल्दी चलो मुझे शॉपिंग करनी है। और वो पूरी रात शॉपिंग करते हैं। कोसे को थोड़ी तसल्ली मिलती है, उसे लग रहा था कि ये कभी स्कूल आएगी ही नहीं, क्योंकि उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। पर लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो स्कूल ड्रेस में है। और इतने घंटों की शॉपिंग के बाद में कोसे कुछ नोटिस करता है कि इसके पास तो स्कूल बैग है ही नहीं, और वो समझ जाता है कि ये साफ झूठ बोल रही है। ये हॉस्पिटल से छुप के यहाँ पर आई है बस उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद ये घर जा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों वो कोसे को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। कोसे को पूछने का तो मन बहुत था, पर उसे लगा नहीं कि उसको हक है, क्योंकि ये उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ना कि उसकी। और अगले दिन से कोसे का फिर से वही रूटीन चालू हो जाता है, नागी को सिखाना और नागी का परेशान हो जाना। नागी को पसंद नहीं आता कि वो अपने दुश्मन से सीख रही है, हालांकि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, वरना हिरोको उसका मार मार के भरता बना देगी। अब कोसे पियानो बजाने में इतना परफेक्ट था कि वो बात बात पे नागी की कमियां निकाल देता था। तो एक दिन वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और वो उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाता है। अब थोड़ा उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वो उसे अपनी मन की बात बताता है, और नागी भी बताती है उसे अपनी मन की बात कि उसने पियानो बजाना क्यों शुरू करा। दरअसल कोई ऐसा था जिसे वो पसंद करती थी, पर वो कभी मुझ पे इतना ध्यान देता ही नहीं था, क्योंकि उसे किसी को सरपास करना था। वो हर बार उसके बारे में बातें करते रहता था। हालांकि इसने अभी तक कोसे को नहीं बताया, पर ये कोसे की ही बात कर रही है। दरअसल नागी अपने भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, पर तकाशी कभी उस पर ध्यान दे ही नहीं पाता था, क्योंकि तकाशी का तो बस एक ही मकसद था, कोसे को सरपास करना। तो इसीलिए नागी कोसे को अपना दुश्मन मानती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोसे ने उसके भाई को छीन लिया। पर अब कोसे से मिलके उसे ऐसा लगता नहीं कि वो इतना भी बुरा है, और कोसे भी उसे अपना सीक्रेट बताता है कि एक ऐसी लड़की है जिसे वो पसंद करता है, पर वो कभी उससे कन्फेस नहीं कर सकता। पर वो लड़की मुझे नहीं, मेरे दोस्त को पसंद करती है। पर नागी उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं चाहिए, और इसी तरह ये दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। अब नागी उस पर थोड़ा भरोसा करती थी, हालांकि उसे मजा चकाने के लिए वो उसके कपड़ों पे लिपस्टिक का निशान छोड़ देती है। तो जब ये अगले दिन काओरी से मिलने जाता है, तब सब लोग उस पे चढ़ जाते हैं कि आखिर ये लिपस्टिक का निशान इस पे आया कैसे। तब नाओ-चान बताती है कि मैंने सुना है कि ये छोटी लड़की को सिखा रहा है, और तब तो उस पे लोग और भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कोसे का नाम भी एप्स्टीन फाइल में है। और ऐसे ही हंसी मजाक में काओरी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। वो उस पे चिल्लाने लग जाती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, बच्चों को सिखाने का समय नहीं है, तुम्हें अभी खुद प्रैक्टिस करनी है। और कोसे भी अपने आप को डिफेंड करता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, दूसरे को सिखाने में क्या गलत है। और ऐसा करते करते ही वो रोने लग जाती है। कोसे को अब काओरी से उसकी मॉम की वाइब आ रही थी, ठीक उसकी मॉम भी ऐसी थी। पहले वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसकी केयर करती थी, पर जब से वो बीमार पड़ना शुरू हो गई, तब से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, और वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए बार बार बोलती रहती थी। और वही चीज कर रही है अब काओरी। अब इस दिन के बाद से वो काओरी से बिल्कुल मिलना बंद कर देता है। वो डरा हुआ था कि कहीं वो उसको भी उस तरह ना खो दे जिस तरह उसने अपनी मॉम को खोया था। पर अब वो उदास रहने लगा था। तो सुबाकी भी उससे बोलती है क्यों ना हम उससे मिलने चले, ये तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। पर वो फिर भी मना कर देता है। बाद में नाओ-चान उससे पूछती है कि तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो, अगर वो काओरी से नहीं मिलना चाहता तो वही सही, और वैसे भी अच्छा ही है ना, तुम तो अंदर से वैसे भी नहीं चाहती थी कि वो काओ-चान से मिले। तब सुबाकी बोलती है कि बस मैंने इतना सोचा कि अगर वो काओरी से मिलेगा तो उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि आजकल वो थोड़ा उदास रहने लगा है, उस बेवकूफ को अपनी फीलिंग छुपाना नहीं आती। तब नाओ-चान बोलती है, और ये बोल भी कौन रहा है, वो तुम हो जो अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकती, तुम कोसे को इतना पसंद करती हो तब भी उससे अभी तक बोल नहीं रही।
तब नाओ-चान आगे बोलती है कि तुम जिसकी किताब खोलते ही सर में दर्द होने लग जाता था, अब वो एडमिशन लेना चाहती है जापान के सबसे बड़े हाई स्कूल में, और इत्तेफाक से वही स्कूल जो म्यूजिकल कॉलेज के पास में है, वही कॉलेज जहाँ पर कोसे एडमिशन लेने वाला है। और वो हैरान हो जाती है कि आखिर नाओ-चान उसकी मन की बात कैसे पढ़ लेती है। वो 100% सही थी। सुबाकी का कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, पर अब वो जी जान से पढ़ रही है, बस इसीलिए ताकि वो कोसे के पास रह सके। अगर कोसे किसी और स्कूल में एडमिशन लेगा तो वो भी उसी आसपास के स्कूल में एडमिशन लेगी, बस इसीलिए ताकि कोसे अकेला न रह जाए। अब वतारी जो इतने टाइम से पूरा चिल और शांत रहता था, वो भी कोसे पे भड़क जाता है क्योंकि कई दिन हो चुके थे और वो काओरी से मिलने नहीं जाता, क्योंकि अब अंदर से वतारी भी समझ चुका था कि कोसे काओरी को पसंद करता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हाँ, भले ही वो मुझे कहती है अपना खास दोस्त, पर जब भी वो मुसीबत में होती है वो तुम्हारे पास ही आती है, तो ऐसे मौके पे उसे अकेला मत छोड़ो। तो फाइनली इतने टाइम बाद कोसे उससे मिलने जाता है, पर वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि अब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ये कभी वायलिन नहीं बजा सकती, और इस बात पे कोसे भड़क जाता है कि ये क्या बात हुई। जब मैंने कहा था कि मैं पियानो नहीं बजा सकता, तब तो तुमने मुझे लात मार के स्टेज पे फेंक दिया, और अब तुम खुद पीछे हट रही हो। और वो उसकी सारी चॉकलेट खा के वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, और वो घर जाते ही सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है नागी से ताकि वो कल्चरल इवेंट पे पार्ट ले ले। हाँ, हालांकि नागी मान तो जाती है कोसे को खुश करने के लिए, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और उसका जानने का मन बिल्कुल नहीं था। और हीरो को समझ जाती है कि इसके साथ भी ठीक वही चीज हो रही है जो बचपन में कोसे के साथ हुई थी। तो दरअसल नागी सच में बहुत ज्यादा अच्छा पियानो बजाती थी अपनी एज के हिसाब से, पर सब लोग उसे ताने देते थे कि ये बस इतनी आगे इसीलिए बढ़ पाई क्योंकि ये दिखने में सुंदर है, और ऐसे कमेंट सुन के सच में उसके दिल को ठेस पहुंचती है। तभी वो स्टेज पे नहीं जाना चाहती थी। तब हीरो को उसे मोटिवेट करती है कि ऐसा डर सबको लगता है, यहाँ तक कि खुद तुम्हारे टीचर कोसे को भी। और वो उसका लॉक पकड़ते हुए बोलती है, तो इतनी छोटी उम्र में हार मानने की कोशिश भी मत करना, अभी तुम्हारे आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है, तो स्टेज पे जाओ और अपने टीचर का नाम रोशन करो। और हाँ, स्टेज में जाने के बाद अगर किसी ने तुमसे उल्टा सीधा बोला तो उसे मैं खुद ही मार दूंगी। अब स्कूल कल्चरल इवेंट में सब लोग आ जाते हैं, और नागी का भाई तकाशी भी वो चीज देखने आया था। हालांकि अभी तक तकाशी को पता नहीं है कि नागी का टीचर है खुद कोसे, और नागी अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, तो कोसे उसे मोटिवेट करता है। अब इतना मोटिवेट करने के बाद फाइनली वो दोनों प्ले करने लग जाते हैं। इस पियानो को दो लोग प्ले करते हैं क्योंकि अभी नागी बहुत ज्यादा छोटी है, तो उसके हाथ दूर तक नहीं पहुंच सकते। शुरू में तो सब अच्छा जा रहा था, पर धीरे धीरे अरीमा को से सारी लाइमलाइट छीन लेता है। वो इस तरह बजा रहा था मानो वो चाहता ही नहीं था कि कोई नागी को सुने। यहाँ तक कि नागी तो रोने तक वाली होती है कि आखिर कोसे ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो उसे अपना दोस्त समझती थी। पर हीरो को समझ जाती है कि कोसे उसे नीचा नहीं दिखा रहा, बल्कि वो उसे और उठाने की कोशिश कर रहा है। वो ठीक उसी ट्रिक का यूज कर रहा है जो काओरी ने उसके साथ करी थी। तो नागी भी अपना 100% देने लग जाती है। और यहाँ तक कि तकाशी, पहले तो वो इसी बात से हैरान था कि ये कोसे के साथ क्या कर रही है, पर वो ये चीज भूल जाता है ये सुन के कि वो ऐसा पियानो कैसे बजा पा रही है। 2 महीने पहले तक तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उन दोनों का ही म्यूजिक सबको अट्रैक्ट कर रहा था, मानो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, और ये दोनों बराबरी भी कर रहे थे। अब नागी भी समझ चुकी थी कि कोसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों मिलके ऑडियंस को देते हैं जो उन्हें चाहिए, एक परफेक्ट परफॉर्मेंस। और ये पूरी परफॉर्मेंस काओरी सुन रही थी क्योंकि वतारी ने उसे कॉल लगा रखा था, और ये सुन के वो अपना इमेजिनरी वायलिन बजाने लग जाती है। और जब इनका परफॉर्मेंस खत्म होता है सब लोग सेटिस्फाई होते हैं। हालांकि तकाशी थोड़ा जेलस हो जाता है, पर वो जेलस के साथ साथ थोड़ा खुश भी था क्योंकि वो अरीमा को से अब वापस आ चुका है जिसका वो फैन हुआ करता था। तो वो उसे चैलेंज दे देता है कि दिसंबर में एक और कंपटीशन होने वाला है, तो हम दोनों वही मिलते हैं। और वो ये चीज बताने जाता है काओरी को, जो हॉस्पिटल में बच्चों को गाना सिखा रही थी। हालांकि वो बोलती है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई कि तुमने मुझे वो परफॉर्मेंस सुनने में मजबूर करा। तुम्हें पता है ना, मैं अब वायलिन नहीं बजा सकती, और ऐसा करके तुम बस मुझे उकसा रहे हो। पर अब कोसे बोलता है कि तुम्हें कोशिश करनी ही होगी, तुम्हें वायलिन फिर से बजाना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों एक बार फिर से स्टेज को शेयर करें। अब इतना कुछ सुनने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती थी, तो वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके डॉक्टर से बोल देती है एक सर्जरी के लिए, कि बस उसे टाइम मिल जाए, चाहे थोड़ा सा ही सही। दरअसल काओरी को एक इलनेस थी, प्रीडेक्स एटैक्सिया। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन थी
जिसमें इंसान का शरीर काम करना बंद कर जाता है और इसके 99% चांसेस होते हैं कि वो इंसान 16 या फिर 17 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। और काओरी को थी वही बीमारी, तो इसका मतलब ये मरने वाली थी। पर वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है बस उसे थोड़ा सा और टाइम देने के लिए, ताकि वो कोसे के साथ कंपटीशन कर सके। हालांकि ये सारी चीजें इसने अभी कोसे से छुपा के रखी है, पर डॉक्टर साहब उसे वार्निंग दे देते हैं वो सर्जरी तो कर देंगे और अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर अगर वो सर्जरी फेल हो गई तो ये तुरंत ही मर जाएगी। तो हालांकि मरना तो उसे दोनों में ही था, पर ये फिर भी रिस्क लेती है कि ये सर्जरी करवाएगी ताकि वो कोसी के साथ आखिरी बार परफॉर्म कर सके। और ऑपरेशन से पहले ये अपनी थेरेपी भी लेना चालू करती है। और दूसरी तरफ सुबह की, वो तो पूरे स्कूल में छा गई थी क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा होशियार बन चुकी थी। वो टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बाकी लोगों को तो यकीन नहीं होता कि ये वो सुबह की है जो मुश्किल से पास होती थी। हालांकि ये एक रात में नहीं हुआ, उसने कई रातों तक लगातार पढ़ाई करी थी बस कोसे के लिए। पर अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी क्योंकि कोसे तो बस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। क्या होगा अगर इसका एडमिशन हो गया और कोसे का नहीं हो पाया, तब तो उसका सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर नाओ-चान उसे बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर कोसे वो कंपटीशन जीत गया तो उसे म्यूजिकल कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तब नाओ-चान बोलती है और आजकल कोसे कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, तो कैसा रहेगा अगर रात को तुम उसके घर पे खाना लेके जाओ, क्या पता तुम दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाओ। और एक और चीज, ये एनिमे में कंफर्म है कि नाओ-चान ने आज तक किसी को डेट नहीं करा, पर पता नहीं ये इतनी सारी एडवाइस लाती कहाँ से है। तो सुबह की रात को जाती है खाना लेके उसके घर पे, और उसे तो सच में खाने पीने का कोई होश था ही नहीं। वो तो जमीन पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और उसके बाल भी इतने बड़े हो गए थे, तो सुबह की वो खुद काटती है। हालांकि वो अब भी काओरी से थोड़ी जेलस होती है, पर फिर भी वो कोसे के लिए खुश थी कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। और अब कोसे भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका था। अब वो कंपटीशन में इतना नर्वस नहीं रहता था, बल्कि अब तो उसने और दोस्त भी बना लिए। अब वो काओरी से बस तभी मिलने जाता था जब वतारी वहाँ पर ना हो। तो एक दिन अकेले में सुबह की उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम काओरी को पसंद करते हो, और वो एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और अब वो उस पे गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि काओरी वतारी को पसंद करती है, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। काओरी तुमसे प्यार नहीं करती, और अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती भी है तो वो हूँ बस मैं। और ये सुन के कोसे हैरान हो जाता है। गलती से ही सही, पर सुबाकी ने एडमिट कर लिया था, पर वो उसे लात मार के वहाँ से भाग जाती है। और कोसे को ये लगता है बस वो मजाक कर रही है, पर वो मजाक बिल्कुल नहीं था। उसने उसे सच में कन्फेस करा था। अब कन्फेस करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कोसे के सामने आ सके, तो वो अपना सारा गुस्सा नाओ-चान पे निकाल देती है। और कोसे को बस यही लगता रहता है कि उसका बस मूड खराब है और वो बस मजाक ही कर रही थी, क्योंकि अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सुबाकी उससे बस लड़ते रहती है, उसकी टांग खींचते रहती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबाकी उससे प्यार करती हो। और वैसे भी अभी तो उसके दिमाग में बस काओरी ही चल रही थी, और वो सुबाकी से तो एडमिट कर चुका था कि वो काओरी को पसंद करता है। और वो अब यही चीज वतारी को भी बता देता है जब वो दोनों उससे हॉस्पिटल में मिलने जा रहे थे। पर वतारी नाराज नहीं होता, उसे ये सब पहले से ही पता था। उसे पता था कि कोसे उसे पसंद करता है। तो जैसे ही वो उसके रूम में जा रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत टेंशन का माहौल होता है, क्योंकि काओरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अगले दिन स्कूल में जाके वतारी सारी बात बता देता है, और सुबह की बिल्कुल भी समय नहीं गवाती। हाँ, वो जानती थी कि अभी वो कोसे को कन्फ्रंट नहीं कर सकती, तो वो जाती है हिरोको के पास ताकि वो उसका ध्यान रखे। और खुद हिरोको भी डरी हुई थी, क्योंकि कोसे के साथ फिर से वही चीजें हो रही थी जिनसे वो गुजरा है। हिरोको को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पर वो दिखाती नहीं। वो भी बस ब्रेव बनने का नाटक करती है और बोलती है कि तुम्हारा कंपटीशन नजदीक है और तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो। पर कोसे पूरी तरह से टूट चुका था। वो बोलता है कि म्यूजिक ने फिर से मुझसे सब कुछ छीन लिया। पहले मैं म्यूजिक बजाता था अपनी मॉम को खुश करने के लिए, पर वो नहीं रही। और इतने सालों बाद जब मैं उस चीज से उभरा और मैंने किसी और लड़की से प्यार करा, तो अब वो भी मुझे छोड़ के जा रही है। हिरोको को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो अभी वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। और जब 1-2 दिनों बाद वो स्कूल जाता है, तब उसे मिलता है एक लेटर, जो कि होता है काओरी का, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए जो कोसे हर बार लेके आता है। तो फाइनली कोसे उससे मिलने चली जाता है और वो दोनों जाते हैं हॉस्पिटल के टॉप रूफ पर। कोसे उससे बोलता है कि अब वो कंपटीशन से पीछे हट रहा है, पर काओरी उससे बोलती है तुम अब पीछे हट रहे हो, मुझे इतनी होप देने के बाद तो तुम्हारी वजह से मैं सर्जरी करवा रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल सके, ताकि हम दोनों साथ में म्यूजिक प्ले कर सके। भूल गए तुमने ही मुझसे कहा था, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते।
पर कोसे उसे समझाता है कि बस इतनी सी बात नहीं है, मैंने तो कई हफ्तों से पियानो छुआ तक नहीं है, मैं कंपटीशन वैसे भी नहीं जीतूंगा। तब काओरी बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब वायलिन प्ले कर सकती हूँ? और वो खड़े होके फिर से अपना इमेजिनरी वायलिन बजाने लग जाती है। कोसे हैरान था कि ये खड़ी कैसे हो गई। दरअसल ये सब वो कर रही थी अपनी विल पावर से, उसे दिखाने के लिए कि वो लास्ट टाइम उसके साथ म्यूजिक प्ले करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती, पर कोसे उसे पकड़ लेता है। अब इतनी देर से ये स्ट्रांग बनने का बस नाटक कर रही थी, पर अब ये धीरे धीरे टूटने लगी थी। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बस कुछ ही चीजें पता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें क्या कलेक्ट करना पसंद है या फिर तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। कभी कभार तो मुझे सुबह से जलन होती है कि वो तुम्हें कितने अच्छे से जानती है, उसे तुम्हारे बारे में एक छोटी छोटी चीज पता है। काश मेरे पास भी इतना समय होता कि मैं तुम्हारे बारे में इतना जान पाती। और ये बोल के वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। अब वो फाइनली एडमिट कर लेती है कि वो डरी हुई है, उसे कोसे से अलग नहीं रहना। तो अब वो दिन आ चुका था जब काओरी की सर्जरी और कोसे का कंपटीशन होने वाला था। अगर काओरी की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और कोसे कंपटीशन जीत गया तो फ्यूचर में ये दोनों साथ में प्ले करेंगे। और कोसे पूरी तरह से टूट चुका था, उसका पियानो प्ले करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो करेगा काओरी के लिए। और खुद हिरोको भी सोचती है कि अगर कोसे यहाँ पर फेल हो गया तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। पर देख के लगता नहीं कि इस बार वो अच्छे से बजा पाएगा। अब उसका नंबर आ जाता है और वो पियानो स्टार्ट करने से पहले ही रोने लग जाता है कि क्या सच में वो फिर से अकेला हो जाएगा। पर तभी उसे ऑडियंस में से आती है सुबाकी की चीखने की आवाज, और उसे रियलाइज हो जाता है कि नहीं, वो कभी अकेला था ही नहीं। उसके दोस्त हर बार उसके साथ थे, उसे सपोर्ट करने के लिए। उसके दोस्तों ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, तो वो भी काओरी का साथ नहीं छोड़ेगा। और वो पियानो प्ले करने लग जाता है और सब देख सकते थे कि उसके पियानो में कितना दर्द है। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा पेनफुल था। और ये पियानो वो बजा रहा था काओरी के लिए। वो बोलता है, क्या मेरा म्यूजिक तुम तक पहुंच रहा है? अब अचानक से ही प्ले करते करते वो एक अलग दुनिया में ही चले जाता है, जहाँ पर वो बस अकेला था। और वहाँ पर आती है काओरी और वो उसके साथ वायलिन प्ले करती है। दोनों ही अपना 100% दे रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था वो हॉस्पिटल रूम से निकलकर उसके पास आ गई हो। और फाइनली वो वायलिन प्ले करते करते वहाँ से गायब हो जाती है और कोसे रोने लग जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन फेल हो चुका है और काओरी अब हमारे बीच में नहीं है। पर वो बजाना बंद नहीं करता, वो नहीं कर सकता। वो चाहता है कि ये म्यूजिक सीधा हेवन में पहुँचे, ठीक काओरी के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वो काओरी के ग्रेव में जाता है और काओरी के मॉम डैड देते हैं कोसे को एक लेटर, पर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे खोल के देखे। ये लेटर उसे मिला था फरवरी में और अब आ चुका था अप्रैल। और दूसरी तरफ इतने दिन हो चुके थे और सुबाकी ने उससे बात नहीं करी थी। जब से उसने कोसे को कन्फेस करा है तब से ये उसके सामने तक नहीं गई। और वो नाओ-चान से बार बार जिद करती है कि प्लीज जाके देख क्या उसने खाना खाया है फिर नहीं खाया, क्या वो बाल काट रहा है, वो ठीक भी है या फिर नहीं। तब नाओ-चान साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तो तुम उसके पास जाओ, वैसे भी तुम उससे दूर नहीं रह सकती और तुम्हें उसे सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, तुम बस सुबाकी बन के ही रहो, ये ज्यादा मायने रखता है। तब सुबाकी भी उससे फाइनली पूछ लेती है कि तुम प्यार के बारे में इतना ज्ञान लाती कहाँ से हो, क्योंकि तुम्हारा तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब वो बताती है कि उसने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी है। तो सुबाकी डिसाइड नहीं कर पाती कि वो कोसे के पास जाए या फिर ना जाए। और दूसरी तरफ कोसे वो भी फाइनली डिसाइड कर लेता है उस लेटर को खोलने का कि आखिर काओरी ने उसके लिए क्या मैसेज लिखा था। तब काओरी उससे सारी बातें करने लग जाती है कि किस तरह वो रात को स्कूल में गए थे, किस तरह रात को बाइसाइकिल चलाया करते थे और सारे ही अच्छे मोमेंट्स। पर वो उसे उस लेटर में बताती है कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। पर वो झूठ था क्या, वो उसे लेटर में आगे पता चलता है। अब वो उसे उसकी पूरी कहानी बताती है कि आखिर वो कोसे के पास आई क्यों थी और वो कोसे को इतना फोर्स क्यों करती थी। तो वो लेटर में लिखती है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। दरअसल जब मैं 5 साल की थी तब मैंने तुम्हें पहली बार पियानो प्ले करते हुए देखा और सच में उसी वक्त तुमने मेरे दिल को छू लिया। उस टाइम पे जो एमी के बगल में लड़की थी वो कोई और नहीं काओरी ही थी। दरअसल पहले काओरी भी पियानिस्ट ही थी, पर कोसे का परफॉर्मेंस देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मैं आज से पियानो बजाना छोड़ रही हूँ, मुझे अब प्ले करना है वायलिन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं कोसे के साथ प्ले करूँ। हाँ, हालांकि वो वायलिन की प्रैक्टिस तो शुरू करती है पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कोसे के सामने जाके कह सके, जिस काओरी को हम जानते हैं जो खुले दिल की है और बोलने से पहले दूसरी बार नहीं सोचती, वो हर बार से वैसी नहीं थी। दरअसल ये भी पहले चुपचाप ही रहती थी। इसे तो
कोसे के सामने जाने में भी डर लगता था, क्योंकि उसके पहले से ही अच्छे दोस्त थे और कोसे जैसा जीनियस उससे बात करेगा ही क्यों। तो उसने कभी कोसे से बात करी ही नहीं। हालांकि ये इतना टाइम से सेम स्कूल में ही थे, पर जिस दिन काओरी को पता चला कि वो मरने वाली है, तब उसने डिसाइड कर लिया अब डरने का क्या फायदा। तो वो सारी चीजें करने लग गई जो उसे करनी थी, जैसे केक खाना, म्यूजिक में अपनी मनमर्जी चलाना और फाइनली कोसे से बात करना। तो वो बताती है कि उसका सबसे पहला झूठ था कि वो वतारी को पसंद करती है। दरअसल उसने वतारी का यूज करा ताकि वो कोसे के करीब आ सके। हाँ, हालांकि वो सुबाकी से डायरेक्ट ये भी बोल सकती थी कि उससे कोसे से मिलवाए, पर ऐसा करने से सुबाकी कभी मानती ही नहीं, क्योंकि सुबाकी तुमसे प्यार करती है और ये बात तुम्हारे अलावा पूरे स्कूल को पता है। तो मैंने सुबाकी से बोला कि मुझे वतारी से मिलाए, और पर इसने वतारी को ही क्यों चुना? दरअसल इसलिए क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। वो कभी किसी के साथ लॉयल रहता ही नहीं था। वो एक टाइम पे 3-4 लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। तो अगर काओरी ने इसे धोखा दे भी दिया तो उसे उतना बुरा नहीं लगेगा, पर सबसे बुरा उसे लग रहा था सुबाकी के लिए, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आ रही थी। पर फिर भी इस बार वो पीछे नहीं हट सकती थी और वो लेटर के आखिरी में बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। और ये सुन के वो रोने लग जाता है, क्योंकि जब से वो काओरी को जानता है वो उसे ऐसा ही ट्रीट करती थी मानो वो बस दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। पर अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है कि काओरी भी उससे प्यार करती थी और वो उससे माफी मांगती है इतनी बदतमीज लड़की बनने के लिए। उसने उसे बहुत ज्यादा परेशान करा है, पर शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। और नोट खत्म होने के बाद एक और उसे एक्स्ट्रा नोट मिलता है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। मैंने तुम सबका यूज करा बस अपने मतलब के लिए, तो मैं अपनी एक आखिरी निशानी तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। हाँ, शायद तुम्हें इसकी जरूरत ना हो तो तुम उसे फाड़ के फेंक सकते हो, बस मुझे तुम्हें ये देना था। पर इससे पहले वो हमें दिखाया जाता, बीच में आ जाती है सुबाकी और वो उसके पैर पे लात मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई अकेले रहने की। अब तो मैंने तुम्हारे बगल वाले स्कूल में भी एडमिशन ले लिया है, तो तुम गलती से भी सोचना मत कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगी। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम्हें पसंद आए या फिर ना आए। और ये सुन के कोसे खुश होता है। तब वो बोलता है अप्रैल आ गया। पिछले साल मैं तुमसे मिला था स्प्रिंग के मौसम में, और अब फिर से स्प्रिंग का मौसम आ चुका है। स्प्रिंग का मौसम बिना तुम्हारे। और फिर हमें बाद में रिवील होता है कि जो फोटो काओरी ने उसे दी थी वो थी ये काओरी की बचपन की वो फोटो जिसमें कोसे बगल से गुजर रहा था। और ये चीज इमोशनल इसलिए भी थी क्योंकि काओरी ने फोटो वतारी के साथ खिंचाई थी, सुबाकी के साथ और नाओचान के साथ भी, पर उसकी एक भी फोटो नहीं थी कोसे के साथ। और अब बस यही एक ऐसी फोटो है जिसमें वो दोनों साथ में हैं। उस टाइम पे ये काओरी को नहीं जानता था, पर उसे नहीं पता था कि ये लड़की उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगी। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है।